अल्लाह खैर करे, आप जिसका फिर जो होएगा उसके पास पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल पूछे जी सवाल, और हमने करना क्या है। पहला क्वेश्चन ये कि सर वो सेल टैक्स में गवर्नमेंट टैक्स है, ठीक है, अब उसमें जो सेल परचेज उठाता है वो एज पर सेल टैक्स रिटर्न उठाता है, वो वेरीफाइड, ठीक है जी वो तो हिल नहीं सकती, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी। अब वो जो उसने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लेना था इनकम टैक्स में, अच्छा वो एज पर एनेक्सर एफ ही लेगा ना, तो सेल टैक्स में सेल टैक्स अच्छा, नेक्सर एफ का रोल है नहीं, सेल टैक्स एनेक्सर एफ की बात कर रहे हैं। जो उसमें मेरा ख्याल है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स है, उसमें वर्किंग प्रोसेस तो शायद है ही नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जो मैंने ये पहले भी सवाल हुआ था, मुझे किसी ने किया था कि जनाब इसका क्या करना है। मैंने कहा भाई पहले मुझे ये बताओ कि वहाँ वर्किंग प्रोसेस है, दूसरा एक और भी है वहाँ स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, तो फिर टैली कैसे होगा। नहीं, लेकिन वो लोगों को शो कर उन्होंने किए हैं क्योंकि आपके नेशनल अपनी ओपनिंग होती जाता है, आप उनको तो रिकंसिलिएशन बना के दो ना, फिर अकाउंटिंग में तुमने क्या लिया था और उधर क्या लिया था, कैसे लिया था, बताओ उसको। टैली करना होना चाहिए ना उसको। बात समझ आती है कि नहीं। यानी क्या कह रहे हैं कि वो जरूरी नहीं है कि वो उसके मुताबिक हो, अगर आपका एक्शन कुछ और है जी तो आपको वो रिपोर्ट कर रखिए जी और उसकी फिर रिकंसिलिएशन दें। जी बिल्कुल बना के दें। हमें एक केस में इन्होंने क्या किया बता देता हूँ। इन्होंने बल्कि हमारा अपील में गया हुआ है, यही स्टॉक का फर्क आ गया। वो जी आपका स्टॉक टैक्स रिटर्न में कुछ और है इनकम टैक्स की, और सेल टैक्स में जो नेक्सर वो जो आप कौन सा एफ कह रहे हैं वही था, वो जी फर्क आ गया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मैंने कहा लाओ भी दिखाओ ये क्या हो गया। जब टैली किया तो मैंने कहा यार कितनी चीजें इसमें ऐसी हैं जो हैं ही नहीं, तो आप टैली कैसे कर रहे हो। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने 111 में उसको करके ठोक दिया। मैं कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर एक और आ गया फर्क। मैंने कहा फिर आ गया वो जो सेल टैक्स की रिकंसिलिएशन का फर्क आता है, जो एक और एनेक्सर भी है आपका जिसमें सेल टैक्स आप टैली करते हैं। कौन सा है एक और भी है एनेक्सर, उसका भी फर्क निकाल के बैठ गए। वो मैंने कहा भाई ये तो इनपुट आउट, ये तो सेल टैक्स की रिकंसिलिएशन है, इसको कहाँ आप टैली करी जा रहे हैं स्टॉक के साथ। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। हालांकि वो समझ गए थे बात। मैंने कहा सर देखें ऐसे ना करें, आप देखें तो सही हो कह रहा है, एक डॉक्यूमेंट है ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही सवाल है। मैं आपको ये कहूं कि वेल्थ स्टेटमेंट में 2 करोड़ के एसेट है, तो जो आपने इलेक्शन कमीशन को दिया वहां 5 करोड़ के एसेट है, तो फर्क क्यों आ रहा है। वो भाई एक कॉस्ट पे बना हुआ है, एक मार्केट वैल्यू पे बना हुआ है, फर्क तो आना है। अगर उसकी एरिया में एसेट की टाइप्स में और उसके पर्टिकुलर्स में फर्क है, फिर मसलन इधर मैंने दिए 4 एसेट, उधर दे दिए 2, फिर तो बात आपकी समझ आती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर अमाउंट का बेस ही डिफरेंट है तो फिर आप किस बेस पे उसको कर रहे हैं। इतनी सी बात थी, लेकिन नहीं माना उन्होंने 111 लगा के उसके वो जो क्या कहते हैं उसके एड बैक करके उन्होंने वो लॉस की वजह से बच गया, वरना टैक्स अच्छा खासा बच जाना था। उसका बिजनेस लॉस पीछे पड़ा हुआ था, उसकी वजह से वो उसको टैक्स नहीं लगा, वरना उन्होंने लॉस अच्छा खासा उसका वो फर्क कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चूंकि लड़ाई टैक्स की नहीं है, वो तो लॉस की है, तो अपील में हम इसको करके तो इसको देख लेते हैं हम आगे जाके। वो फिर अपील में चला गया। ये जो लीज पे व्हीकल ली जाती है, इसको रिटर्न में डाउन पेमेंट पे शो करते हैं, जो परचेज वैल्यू है उस पे शो करते हैं। देखिए अगर आप लीज पे एसेट लेंगे, सिंपल सी बात ये है, अगर आप लीज पे एसेट लेते हैं ठीक हो गया, तो अगर आप डाउन पेमेंट करेंगे वो तो आपका पेबल के गेज चला जाएगा ना। मसलन फर्ज करो 50 लाख की मशीनरी है या कोई भी एसेट है, तो आपने एसेट टू लायबिलिटी बुक करना है 50 लाख से। अब आप कहते हैं जी देना मैंने एक्चुअली 70 लाख है, क्योंकि वो मार्कअप ऐड करके। अब जो डाउन पेमेंट है वो कहते 10 लाख अभी दे दो भाई, तो मैं लायबिलिटी को डेबिट करके तो उसको कैश या चेक जो भी है वो आपका चला जाएगा। आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर वो 50 लाख पे ही आएगा, और लायबिलिटी जितनी आप प्रिंसिपल वापस कर चुके होंगे ईयर एंड में वो माइनस हो जाएगी, और बाकी का डिफरेंस जो आपने मार्कअप दिया होगा वो आपके फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर या पर्सनल जो भी बिजनेस होगा तो फाइनेंशियल में चला जाएगा, और अदरवाइज आपका दूसरी तरफ चला जाएगा। जी 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 पर्सनल एक्सपेंसेस में कितना नहीं, पर्सनल तो हाँ जी गाड़ी है ना, चुके जारी बात है उसी में जाना फिर उसमें। हाँ जी कौन सी रिटर्न, इनकम टैक्स में? ये तो आप वेल्थ स्टेटमेंट में बता रहे हैं। इसका इनकम टैक्स रेजिडेंस से जाने मन ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये तो पर्सनल एसेट था, इसने वेल्थ को और कैश को इफेक्ट करना था, वही किया हमने। तुमने बिजनेस एसेट लिया होता तो फिर ये बिजनेस में आता।
हेलो, अब आप बिजनेस लोगे तो बिजनेस में जो एसेट्स आपके लीज वाले हैं वो आपको एसेट और लाइबिलिटी नहीं बुक करने देगा, लीज रेंटल आपको एक्सपेंस लो कर देगा। समझ आ आपने रही? पे कर दिया, जितना आप रेंटल पे करेंगे विद पे मार्कअप। कर दिया या पे एक्चुअली पता क्या है, इसको ना सिंपल कर दूं आपको, एक सिंपल मैं आपको फार्मूला दे देता हूँ, आपको फार्मूलेशन इसकी सिंपल दे देता हूँ। वो ये है, देखो दो बातें हैं। जब मैं अपना एसेट लेता हूँ, अब गौर से सुनना, अपनी आंखें कान और दिमाग खुले रखना। लॉजिक क्या है, मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, कुछ वो समझ आ जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए आप 3-4 एग्जाम्पल बना लें, आपको आपका विजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। फर्ज करें मैंने एक एसेट लिया बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए का, अज्यूम कर रहा हूँ लिया मैंने, मुझे डेप्रिसिएशन मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 1 करोड़ रुपए। जो आपने लगाया मिल गया आपको या मिल जाएगा अगर आप उसकी यूजफुल लाइफ से पहले उसको नहीं बेचते। ऐसा ही है भाई, मैंने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं आपको बताई कि आपको समझना है। मैंने करोड़ रुपए का एसेट लिया प्लांट एंड मशीनरी, मुझे अल्टीमेटली इनिशियल फर्स्ट ईयर एक्सेलरेटेड या नॉर्मल जो भी कर लो, अकाउंटिंग में आ जाओ, टैक्स में आ जाओ, मुझे 1 करोड़ रुपया डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली मिल जाएगी अगर मैं उसको बेचता नहीं या डिस्कार्डेड नहीं होता या यूजलेस नहीं हो जाता। पूरे का पूरा आपको मिल जाएगा। नंबर 1। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैंने लेना है, लोन लेके एसेट लेना है, तो जितना मैं मार्कअप और प्रिंसिपल बैंक को वापस करूंगा, मार्कअप एज एक्सपेंस आपका फाइनेंशियल में चला जाएगा और प्रिंसिपल की डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी क्योंकि एसेट आपके नाम पे है। फिर आपने एक दफा जो खर्च किया वो आपको मिल गया। फिर मैं चला गया लीज एसेट्स में, तो मैंने प्रिंसिपल प्लस मार्कअप वापस किया, उसने डेप्रिसिएशन और मार्कअप की जगह आपको लीज रेंटल अलाउ कर दिया। अगेन मैंने जो खर्च किया मुझे फिर मिल गया। अब हायर परचेज में भी, हायर परचेज, ऑटो फाइनेंस और पर्सनल एसेट्स, जो परचेज एसेट्स हैं उनका ट्रीटमेंट एक ही है कि उस पर डेप्रिसिएशन और आपको प्रिंसिपल अमाउंट डेप्रिसिएशन की शक्ल में और मार्कअप जो है आपका फाइनेंशियल चार्जेस के तौर पे मिल जाता है। और लीज एसेट्स में आपको लीज रेंटल मिल जाता है। और चारों में एक चीज कॉमन है कि जो आप लगा रहे हैं वही आप क्लेम कर रहे हैं, वही आपको अलाउ कर रहा है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझना है कि यार ये कर क्या रहा है। सर इस साल तो मैंने 10 लाख रुपया खर्च करें को डाउन पेमेंट कर दी और साथ लीज रेंटल दे दिया, तो मैं रिटर्न में कितना लूंगा? नहीं लूंगा ना एक्सपेंस के तौर पर। पहले तो ये बताओ तुमने पर्सनल एसेट लिया या बिजनेस का एसेट? अगर तुमने बिजनेस एसेट लिया है तो मैंने अभी 10 लाख पे किए, तो वो लाइबिलिटी में से माइनस कर देना बस, बस और कुछ भी नहीं। और एसेट लीज या जो भी एसेट होगा वो पर्सनल में शो हो जाएगा। पर्सनल ही है बिजनेस में, तो बिजनेस में तो ये कंपनी का केस है इंडिविजुअल या ईओपी का केस है, किसका है? फर्ज कर लेते कंपनी का। कंपनी पे लॉ डिफरेंट है ना, वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म यूज करेगी, वो एसेट भी बुक करेगी और लायबिलिटी भी बुक करेगी और एसेट पे डेप्रिसिएशन भी काउंटिंग में क्लेम करेगी। समझ आ रही बात? अगर आप उधर भी आता उधर भी आप कर सकते हैं, उनपे स्टैंडर्ड वैसे अप्लाई नहीं होता। आप सिंपली लीज रेंटल भी बुक कर सकते हैं, आप टैक्स और अकाउंटिंग को बराबर कर देना, आप उसको ना बुक करें वो जो एसेट और लायबिलिटी है, क्योंकि टैक्स ने आपको देना ही। जब उसका कोई प्रिंसिपल है ही नहीं पीछे अकाउंट्स बनाने का, तो फिर मैं वो चीज यूज करूं जो मुझे आसानी पैदा करे। मैं लीज रेंटल जो है बुक कर दूंगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा विद मार्कअप जो भी मैं दूंगा। हाँ जी, आपका हो गया। और क्या जी? एक और सवाल है जी, इधर ले लें, एक मिनट इधर से भी एक ले लें। वो लोग ये ना कहें कि हमेशा लिफ्ट नहीं करा रहे। आपको कर दूं इधर लाइव कर दूं? हेलो, नहीं तस्वीर नहीं आएगी, सवाल आएगा। वो घर जाके तुम वो देख लेना ना क्या था। बल्कि इसको रहने देते हैं, ये फिर आपको लाइट्स ऑफ करनी पड़ जाएगी, फिर आपकी तस्वीर मेरे साथ सामने नहीं है, आपकी भी नहीं आएगी ना आवाज। अब सवाल तो ले लो ना, वो तो मैं करता हूँ बात। उन्होंने कहा है इफ द टोटल टर्नओवर इंक्लूड्स 50% ऑफ मिनिमम रिजीम विल इट अप्लाई टू होल ऑफ द टर्नओवर, प्लीज गाइड सर। एग्जैक्टली मेरा भी ये क्वेश्चन। ओए ये कौन है? वो कह रहे जी हैप्पी बर्थडे सर, हैव ग्रेट वन। अच्छा हैप्पी बर्थडे, उसको याद है भाई, चलो खैर मुबारक जी आपको। मुझे तो याद नहीं रहा, कभी मनाते ही नहीं थे हम लोग, ये बच्चे मना लेते हैं जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा वो 6 तारीख थी ना? हाँ जी 6 तारीख। हाँ वो कर लिया था हमने घर में वो सालगिरह।
उसकी वजह ये है कि मैंने तो कभी सालगिरह मनाई ही नहीं अपनी, सीधी बात। ये जवाब ना दे, एक्सक्यूजेस ना दे, नहीं मनाई या मुझे पसंद नहीं है। सालगिरह है या नहीं? सालगिरह तो वाकई है, ये तो बात है। इससे आगे। लेकिन ये है कि उससे भी ज्यादा जरूरी है कि रिटर्न फाइल हो रही है वो। अरे तो ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा elaborate ठहरो, अब थोड़ा स्क्रीन को तो छोटा करूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा elaborate करता हूं। ये सर को आ गया पूरा, नहीं आ रहा पूरा। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा यार, एक मिनट ठहरो यार, बातें बड़ी करते हो जाने मन तुम लोग। इसको खींच के उधर कर सकता हूँ, क्वेश्चन पूरा आ गया, आ रहा है अंदर, थोड़ा सा थोड़ा और करूँ, अब बस ठीक हो ठीक हो गया। अब साइज बड़ा करूँ, आ गया, एक फिर उधर चला गया, अब उधर ही करना पड़ेगा। चलो साइज थोड़ा ठीक है। अब इसको मैक्सिमाइज करेंगे। और यार फिर बाहर निकल नहीं जाएगा, फिर सही वो हो सकता है। और यार तो मेरी ट्रेनिंग कराई जा रहा है, अच्छा, ठीक है, sorry। देखा ना, तो मुझे काम पे लगा देते हो, वो मानता नहीं है। अच्छा, सर क्वेश्चन ये है। आ गया, हाँ, उनका ले लो ना। मेरा ये मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो कॉमन है ना, फिर वो बात का टाइम। क्वेश्चन ये है कि एक बंदे की स्पोर्ट्स सेल है 10 करोड़ की। उसमें- पहले उसको तो सवाल पे सवाल ना करो ना, सर मेरा ये उसका पहले ले तो उसी का जवाब दे दो, तो अगर तुम्हारा भी कवर हो जाता है तो। क्या कहता है, if the total turnover includes 50% of minimum regime, एक मिनट, will it apply to whole एक मिनट, or the turnover? if the total turnover includes 50% of minimum regime will it apply to whole of the turnover? ये जो राजा गुलाम खान, Full form, and चलो राजा साहब, बात ये है कि आप अगर टर्नओवर टैक्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो अल्लाह का भला करे, जो टर्नओवर टैक्स है वो आपको सारे पे ही लगेगा, तो मिनिमम को शामिल करके है। ये आपके सवाल का जवाब है, अगर आपको जवाब मिल गया तो इसको ओके कर दीजिएगा। सब्सिडी भी शामिल इस लाइट जरा ऑन करना। असल में इधर वो बिल्कुल भी गायब हो जाती है तस्वीर। आपको सवाल नजर आ रहा है ना? हेलो, सवाल नजर आ रहा है? ठीक है। सवाल की समझ नहीं लगी। उन्होंने ये कहा है कि जब टर्नओवर टैक्स लगेगा तो अगर उसमें 50% मिनिमम टैक्स का पोर्शन शामिल है तो क्या उसको भी मिला के लगेगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। सारे turnover हाँ जी राजा साहब, अच्छा आप आगे चलो। वो कहते हैं इफ पर्सन हैज बीन पेइंग installments for many years for purchasing land in a society but was not mentioning any installments every year in wealth statement as asset, ठीक हो गया, but now plot has been transferred to his name and he shows it at transferred amount in wealth statement where क्या कहते हैं, And how will he justify the second cost? and where and how he will justify the second effect of cost। देखें उस्मान साहब, बात ये हो रही है कि पहली बात तो ये है कि जो पीछे आप इंस्टॉलमेंट्स दे चुके हुए हैं उसको पहले कवर करें। पैसे तो पहले दे दिए आपने, जब पैसे दिए हैं तो पहले आप वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज करें, पिछली वेल्थ स्टेटमेंट्स में उसको कवर करें, फिर ही आप आगे आ सकते हैं। अदरवाइज आप आगे आपका आना मुश्किल हो जाएगा, वरना वो कहेगा जी आपके नाम आ कैसे गया, आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये आपके सवाल का जवाब है, अगर आपको मिल गया हो तो ओके कर दीजिएगा जी। आगे क्या जी देख रहे हैं, ये जी इतने ही थे। अब आप बोलो जी, जब तक कोई नया सवाल नहीं आता जी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदे की सेल है 10 करोड़ की, ग्रॉस सेल, उसमें 3 करोड़ का सेल है 150 मिस लाइट पूरी ऑन करो, मिनिमाइज कर। मेरे लिए इसको पढ़ा जाता है ना, अब ब्लैक है ना यार, नजर तो आता है ना, उधर जरा पिक्चर बेहतर क्लियर हो जाएगी, वरना ऐसे लगेगा वो अंधेरा करके पढ़ रहे, शायद कोई शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इनको। नहीं, वो ठीक है। उनको पता है क्या उनको पता, तुम चुप कर जाओ। अच्छा आगे चलो जी, सवाल करो। वो साल ही ना लैंद ना आप लेंदा ना दूसरे ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जब तक केक नहीं आएगा मैं बोलता हाँ वो बोलता है। बेबी इसका कोई नहीं बोलूंगी, सही बताऊं ना, आपको आगे कर देते हैं। मंगा लेते हैं केक ना, थोड़े हुए इंसान पैसे ऐसा लगता है बेहोश ही ना हो जाए मैं कहीं, आपकी साइड पे हूं, बेहोश ना हो जाए। मैं आपकी साइड तुम मेरे हाल आके भी केक मेरे को खा लेना है, पक्के कर रहे ने बंदे। मतलब वैसे अपना ते मुकाबला पहले पर स्टूडेंट्स को पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। नहीं
अब सुना ना, अब सुन, तेरे वर्गा हूं 2-4 और बंदे भी सन ना, मैं क्लास ICMAP की पढ़ा रहा था, मेरी आदत थी या चाय या बोतल या पानी में मंगा लेता था क्योंकि मैंने 1.5 घंटा पढ़ाना होता था। अच्छा अभी भी पानी आप सब कुछ होता है, क्या करे फिर बता। वो अब मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, वो 50 बंदे बैठे हुए हैं, तो पीछे से भी आवाज आई, सर आप अकेले के लिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मैं कहा यार यहाँ ऑफर कर दी तो डाले मंगाने पड़ जाएंगे, मैं अकेला ही ठीक हूँ। अच्छा 15 मिनट गुजरे, फिर थोड़ी बात, स्टूडेंट बड़े तेज है, फिर एक चले सारे घूंटी पिला दे, और मैं कहते को थोड़े आए बंदा लग रहा तू तो रोजा खोलना आया थे, तेन मसला की है वो गरीबो। फिर वो कहता है आप एंड पे बिरयानी खिलाते, ये वो करते, देखे इतनी आप मेहनत करते, इतना कुछ करते, कहना इंज करो तुसी ना मैनू कैश ही दे दो, मैं आप ही कर लांगा जो मैं करना। इस तरह के तो बच्चे, बच्चों को कहां से बंदा पूरा करे भाई, दुनिया को पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल जी सवाल एक और आ गया इधर से, वो इन्हें तो ले ही लांगे, आज दूजिया भी मौका दियो जाने मन। वो पूछ रहे हैं, ले जी सर, माई क्वेश्चन इज दैट ए सोल प्रोप्राइटरशिप हैज फॉर्म्ड ए न्यू प्राइवेट कंपनी, प्रीवियसली द premises used in Sole proprietorship business are same stock of taxable supplies in sole proprietorship business is nil, but there are still some receivables and payable in the business assets and liabilities. Does individual have to file income tax return for the incomplete year? Number 1. Please consider that there are some business assets and liabilities in sole proprietorship balance sheet. चलो दूसरा सवाल, whether sole proprietorship have to file amended वो एप्लीकेशन होगी फॉर 181 आफ्टर। अच्छा वो प्रोफाइल कहते जी करना है कि नहीं। अच्छा चलो जी, ये कौन थे जी साहब, देखे फहीम शौकत है जी, हैं फहीम, तुम तो इधर बैठे, तुम्हारे नाम को और भी लोग हो सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है, अगर आपने स्टेटस चेंज किया है तो इसको आप कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ऑब्वियसली अब आपका पीरियड चुके या जब आप पार्शल पीरियड में भी एक्टिविटी करें तो रिटर्न तो बहरहाल आपको देनी पड़ेगी। नंबर 1, कंपनी तो आपको पता है 114 सेक्शन में रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अब रही बात सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो जहां तक उसने इनकम कमाई है वो टू डायरेक्ट एक्शन अपनी रिटर्न फाइल कर दे, उसकी ऑनवर्ड कंपनी अपनी रिटर्न फाइल कर दे। ये आपके सवालों के जवाब थे, इसको देख ले। बाकी रही प्रोफाइल की बात, अब इसमें दो चीजें मुख्तलिफ है। अगर तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया है तो वो आपके उस बिजनेस में एनटीएन आपको अलग देगा, उसकी रिटर्न आप अलग फाइल करेंगे, और जो सोल प्रोप्राइटर होगा उसका एनटीएन वही रहेगा और वो अपनी रिटर्न अलग से फाइल करेगा। अगर आपको सवाल का जवाब मिल गया हो इसको ओके कर दें। और अगला सवाल एक और आ रहा है, तो तुम्हें सब कुछ तो करना है, इसलिए तो ओपन किया मैंने। ये तो रिटर्नों वाले तो आप कर लो पहले, आपको भी मौका दे रहा हूँ। हाँ तो करो फिर एक आप। मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज एक बंदे की सेल है 10 करोड़ की जी, उसमें से 2 करोड़ की सेल है 153 1 बी तो सर्विस वाली जी, 153 1 ए सप्लाई वाली 2 करोड़, और बाकी 6 करोड़ की सेल है ना वो लोकल है, तो टैक्स नहीं मिल रहा है। अभी तो वो क्वेश्चन था मिनिमम वाला, वो कहते हैं कि टर्नओवर टैक्स है 1.5%, वो 6 करोड़ में लगाना है कि टोटल 10 करोड़ में लगाना है टोटल पे। नहीं, अब उसमें मिनिमम टैक्स पहले ना मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट ठीक करो। मिनिमम टैक्स का मतलब ये होता है, अनलेस लो आपको स्पेसिफाई ना करे, मिनिमम टैक्स स्वाय प्रॉफिट ऑन डेट के, जो कि लॉ ये कहता है कि आपने इनकम में जमा किए बगैर ही आपने उसको सेपरेट ब्लॉक में लेके जाना है, तो उसमें प्रोपोर्शनेट नहीं कैलकुलेट होगा। ये 7B में मैं आपको बताता चलूँ। अदरवाइज जितने, जैसे बिजली का बिल है 3,60,000 रुपये तक, जो आपका टैक्स कमर्शियल बिल पे बनेगा 12% और इंडस्ट्रियल पे बनेगा 5%, वो आपका मिनिमम टैक्स होगा। सो नॉर्मल टैक्स या मिनिमम टैक्स विच एवर इज हायर, अनलेस लॉ विल गिव यू एग्जम्पशन। जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर तो उसको मिनिमम टैक्स नहीं लगता, कुछ लोगों को छूट दी गई है क्योंकि उनको मिनिमम टैक्स या रिड्यूस रेट लगना है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, राइस वाले हैं, ठीक है, उसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है। जी जी, जमा करके आप 7B को निकाल के बस। आपने 153 1 पे 4.5% पे किया है, 153 1 सी बी पे 10% पे किया है। अब जब आप उसको फिर दोबारा 1% लगाएंगे तो ये डबल टैक्सेशन, तो आपने विच एवर इज हायर ही पे करना ना, एक ही देना ना, सारे थोड़ी देने हैं।
वो कहते हैं इसके ऊपर तो टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है। हाँ तो फिर तो आप कंपेयर भी तो करना है ना बाद में, कटा हुआ ना। ए बी और सी को कंपेयर भी तो करना है ना। लॉजिक क्या है इसके पीछे? वो लॉजिक विच एवर इज हायर ही बाहर आएगा ना। अगर नहीं, आपका नहीं करना। आपका मिनिमम टैक्स बनता है 6 लाख रुपए जो 4.5% है, आपका जो टर्नओवर है वो बनता है 10 लाख रुपए, तो एक ही देना ना आपने। उस 4.5 लाख का क्रेडिट भी तो आपको मिल जाएगा ना। मिलना है कि नहीं मिलना आपको? आपने तो प्रैक्टिस चल रही है मार्केट में, लोग बाइफरकेट करके कहते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आपको एफटीआर की आदत पड़ी हो तो मिनिमम कहाँ से समझ आना है। यही बात, सही बात है, बिल्कुल सही। आपको कहा फाइनल हो गया, चलो जी घर चले गए, हाँ, ये वो अब खत्म हो गया ना। अच्छा पहले हाँ, अच्छा नहीं, देखो ना इसमें डबल इम्पैक्ट आ रहा है, डबल इम्पैक्ट है। नंबर 1 टर्नओवर भी लिमिटेड था ना, कंपनी पे था, और 10 मिलियन से ज्यादा हो तब लगता था, या 50 मिलियन से ज्यादा होता था तब लगता था, ठीक है, वो अपनी जगह पे इंडिविजुअल एओपी को। अब चूंकि वो क्रॉस द बोर्ड पे चला गया है, ठीक है। एक और भी मसला है ना जिसको आप स्किप कर रहे हैं, लोगों को अकाउंट्स बनाने की आदत नहीं है। जब तक आप अकाउंट्स नहीं बनाएंगे और जब तक आपको इन डेप्थ एनालिसिस, आप मारे शॉर्टकट जुगाठे लगा रहे हैं आप लोग, किताब तो पढ़ते ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप कहते जी आपको सुना के सारा कानून का पता लग जाए, ऐसे थोड़ी होता है। अगर मैं कहूं मैं हाई कोर्ट का वकील बनना चाहता हूं तो मैं सुन के वकील बन जाऊंगा क्या? ऐसे नहीं होता, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। एक्सपोर्ट शामिल हो इस गेम में तो नहीं वो नहीं है, वो एफटीआर वाला, FTR वो टर्नओवर की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। 113 सेक्शन जब जाके पढ़ोगे ना, उसमें जो फाइनल डिस्चार्ज वाले हैं वो टर्नओवर की डेफिनेशन में नहीं आते 113 के लिए। प्रॉफिट ऑन डेट तो वैसे ही निकाल दिया, हाँ जी। जो एफटीआर वाले वो नहीं आएंगे इसके, ठीक हो गया। एक अब उनका ले ले। उन्होंने सवाल किया जी, राजा गुलाम खान कह रहे हैं इट्स एन एओपी, अब नहीं बाहर जाके, इट्स एन एओपी केस सर एंड हाफ ऑफ द टर्नओवर इज ड्राइव फ्रॉम 153B एंड रेस्ट इज रेगुलर इनकम। जी बिल्कुल ठीक है राजा साहब, जो भी है ये दोनों को जमा करके ही टर्नओवर टैक्स लगाया जाएगा। अभी आपके सामने डिटेल डिस्कशन हमने की है। अच्छा, उस्मान साहब ने ओके कर दिया है, और राजा गुलाम कह रहे हैं जी सर्विसेज बिजनेस है। सर्विसेज बिजनेस तो देखें वो तो मिनिमम टैक्स है, आपको पता है। एक में अगर देखें सर्विसेज में भी 3 तरह की चीज़ें। नंबर 1, आप उनके लिए सर्विसेज हैंडल करते हैं जो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तो आपका टैक्स नहीं कटेगा, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, जो टैक्स बनता है आप पे कर दें। अगर आप कहते हैं नहीं जी मेरी सारे लिमिटेड कंपनीज हैं और सारे ही मेरा टैक्स काटते हैं, ठीक है, आपका 10% टैक्स काट रहा है सर्विसेज पे, और आप 3% वाले में नहीं अगर आ रहे, रिड्यूस में नहीं आ रहे, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आप टैक्स बनाएंगे, और जो 3 या 10% कटेगा दोनों में से हायर आप पे करेंगे। फिर एक तीसरी सिचुएशन ये है कि आपके दोनों तरह के क्लाइंट हैं, कुछ लोग टैक्स काटते हैं, कुछ लोग नहीं काटते, वहाँ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है जी। ऐसे ही है, फिर आप मैचिंग करेंगे वही वो जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकाल के, तो हायर को ऐड करके तो टोटल टैक्स जी बिल्कुल, अगर एप्लीकेबल होगा तो। 10 मिलियन से कम अगर टर्नओवर है तो नहीं होगा ना, 10 मिलियन से कम होगा तो जाने में नहीं लगेगा ना टैक्स, है। एओपी और इंडिविजुअल की बात दोनों की कर रहा हूँ। कंपनी में तो मुझे आपसे बहस करने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो लिमिट ही कोई नहीं होती। तो फिर सवाल तुम्हारा इसलिए वो तुमने नहीं किया, पीछे से कहीं से आवाज आ रही थी। अच्छा सवाल है आपका, करे जी। अच्छा अभी आपने सवाल नहीं किया, तो ये पहले क्या था? वैसे ही टेस्ट आप कर रहे थे। अच्छा, मोहब्बतनामा था ये। सर मेरा की पेंशन जो है वो इनकम मतलब या पेंशन वाली, अच्छा पेंशन देखें, लॉ ये कहता है कि अगर आप पेंशन अदर देन एज ए एम्प्लॉई रिसीव करेंगे तो अदर इनकम में लिखा हुआ 39 सेक्शन में एग्जांपल, ऑब्वियसली उसको हाउस रेंट अलाउंस वगैरह अभी तक मिल रहा हो तो वो कहाँ? देखें रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। अब ये तो देखें हाउस रेंट अलाउंस, मेरा तो नहीं ख्याल हाउस रेंट अलाउंस किस बात का, पेंशन मिलती है ना रिटायरमेंट के, हाउस रेंट अलाउंस तो नहीं मिलता, के अंदर होता है वो तो सैलरी में होता है। नहीं वो तो सैलरी में होगा। बंदा तो फोर्थ हो, अगर फोर्थ हो जाए तो हाँ। उसकी डेली और वो कह नहीं हम आपको महीना पैसे देंगे, वो तो उसका नाम होगा ना कुछ, हाउस रेंट अलाउंस वो पेंशन होगा ना, पेंशन वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है जनाब। जो है उसको रिटर्न फाइल करने की मतलब जरूरत है। देखिए 2-3 पॉइंट्स है। पहली बात तो यह कि 115 सेक्शन जो पहले 4 था,
तो वो ये कहता है कि विडो, ऑर्फनेज, डिसेबल्ड और जो नॉन रेजिडेंट है, अगर उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी और गाड़ी है और इनकम कोई नहीं है तो उसको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उसने एक्टिव टैक्स पे की लिस्ट में आना है, अगर उसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम है या उस पर लॉ किसी एनटीएन होल्डर या जो भी कंडीशन, अगर आप 114 में से प्रॉपर्टी और गाड़ी के अलावा अगर आपको कंडीशन मेट करते हैं तो फिर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। विडो की मजबूरी ये बन जाती है कि वो प्रॉपर्टी अगर सेल परचेज तो डबल रेट विडो क्या जी, पेंशन यहाँ 90 प्लस जो एज है, बंदा रिटायर्ड है, ठीक है, उसको क्या है कि जी वही प्रॉपर्टी की सेल परचेज या डिविडेंड है या प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है, वो कहते हैं जनाब ये तो डबल रेट हो जाता है, आप हमें फाइल एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में डालें। वो मजबूरी बन जाती है। लॉ वहाँ नहीं कह रहा कि आप एक एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आए या रिटर्न फाइल करें, लेकिन चूंकि उन्होंने अटैच उसको उसके साथ कर दिया है कि जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आ सकते। ये सवाल हुआ था, काफी लोगों ने कहा था कि जिन लोगों पे लॉ अप्लाई नहीं होता उनको ऑटोमेटिक एटीएल की लिस्ट में डाल दें। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, हम ये नहीं कर सकते, इसको आप अलग रखें। जिसने एटीएल में आना है वो अपनी रिटर्न फाइल करे, चाहे नील की करे, जो भी करे, तभी हम उसको देंगे, अदरवाइज हम उसको ये स्टेटस नहीं देंगे। ये उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था। आल्दो लोगों ने ये छोड़ डाला था कि एक स्टूडेंट है, फर्ज कर ले, उसके नाम पे वो जो भी चीज आती है तो वो उसकी तो नहीं होगा सारा, उसको अब जाने दें। उसने कहा जी हमारे लिए अभी इतना सिस्टम हमारा ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, हम ये अभी आपकी बात सुन तो लेंगे, समझ भी लेंगे, रख भी लेंगे, पर अप्लाई नहीं करेंगे। ये आपको पहले बता, बात आपकी ठीक है, बट प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, अभी हम इसको एंटरटेन नहीं कर सकते। तो सॉरी भाई, अब मजबूरी है। जी जनाब, एक सवाल आप इधर से भी ले लो। उन्होंने कहा जी शुड इजी पैसा जैज कैश अकाउंट्स बैलेंसेज बी डिक्लेयर्ड एज बैंक बैलेंस एंड कैश इन हैंड इन वेल्थ स्टेटमेंट। क्या बात है, क्यों नहीं जनाब? एम उस्मान साहब, क्यों नहीं? आपका जाती अकाउंट है, आपने उसमें ट्रांजैक्शंस की हैं, पर्सनल की हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, आपका क्या कहते हैं, लोन होता है, पर्सनल अकाउंट होते हैं। आपको जेन में होना चाहिए ये पीछे इनके बैंक है। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो जैसे आप जायज़ कैश और इजी पैसा कह रहे हैं ना, इनका जरा नाम पता करें क्या है। पीछे पूरा बैंक ऑपरेट कर रहा है उसको, माइक्रो फाइनेंस बैंक है इजी पैसा के पीछे, और टेलीनोर का बैंक है उसके पीछे, दूसरे के पीछे। ये इस तरह चल रहे हैं। तो वो आपको, और ये ट्रांजैक्शन एफबीआर को रिपोर्ट भी हो रही है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। हाँ जी, वेरीफाइबल डाटा है, ऐसे नहीं है जो मर्जी करते रहे आप। जी जनाब, किसी और का कोई सवाल? हाँ जी, किसका लेना है आपकी तरफ से? हाँ जी, सर रिटर्न में अभी तुम्हारा ये तीसरा सवाल है, लिमिटेशन तुम पहला करी जा रहे हो। लिमिटेशन तो कोई भी नहीं है। ये तसल्ली नहीं सोती, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पूछ ही जाता है। एनटीआर की इनकम भी आ गई है, एनटीआर की इनकम भी आ गई है, उसमें तो रिटर्न जो अवेलेबल है वहाँ एनटीआर भी है और एनटीआर भी है। साथ अगर आपकी इनकम एफटीआर से भी आ रही है तो उसके खर्चे भी आपने क्वेश्चन कर दिए हैं, वो रिटर्न में कहाँ डालने हैं? यानी कि देखे पता क्या, देखे बात ये है, बात ये होती है कि आपने एक टोटल का कॉलम पहले बनाना होता है, फिर उसको तोड़ना है आपने। जो आपका मिनिमम और एनटीआर है वो एक ही कॉलम है, आपको पता है, वो एक ही जगह पे चल रहा है। नहीं, उसके अंदर ही है, उसके अंदर मिनिमम टैक्स और जो नॉर्मल है उसके अंदर ही शामिल है। आपका जो सेपरेट ब्लॉक वाला है या एफटीआर है या एग्जेम्प्ट है, वो उसने अलग किया हुआ है उसको, उसका एक कॉलम बना हुआ है ना आगे, एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल और एफटीआर, वो कॉलम जो है उनके लिए। तो दो कॉलम है, एग्जाम्प्ट है और एनटीआर। फाइनल टैक्स रिजीम नहीं है उसमें, देखा नहीं उसमें? मेरे सामने मेरे लिखा हुआ उसके अंदर फाइनल टैक्स देखो जाके, अब ठहरो, बिल्कुल अवेलेबल है, आपने पढ़ा नहीं, फिर उसको जाके देखो दोबारा। कोई सवाल ही नहीं है भाई, इस पे सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, बना हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एमटीआर, मैं कह नहीं रहा वहाँ है। नहीं, आप ये भी कह रहे हैं कि एमटीआर और एनटीआर के खर्चे इकट्ठे रिपोर्ट होंगे। देखें, आप अपनी कैलकुलेशन में दो हिस्से बना लें, एमटीआर को अलग कर लें और एनटीआर को अलग कर लें और एफटीआर को अलग कर लें। वहां जब आपने जाना है तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आपने बताना है कि आपको मिनिमम टैक्स पे कितना टैक्स बनता है। अच्छा, वहां से प्रोपोर्शनेट बताया, वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस तो आप बनाएंगे और उसमें जब प्रोपोर्शनेट का एनेक्शन उन्होंने पूरा एक दिया हुआ ना, वहां वो बताएगा कि कितना जो टोटल टर्नओवर है उसमें से कितना एमटीआर का है, ठीक है, नॉर्मल का, उसमें एफटीआर नहीं डालना, आप एफटीआर को अलग रखना है आपने, क्योंकि उस पे तो एक्सपेंस आपको मिलना ही नहीं।
ना उस पर कोई टैक्स होना है, वो फाइनल डिस्चार्ज है, वो निकल जाएगा। इसके ऊपर जो फिर आपका वो प्रोपोर्शनेट आपका प्रॉफिट निकालेगा, जो टोटल प्रॉफिट होगा ना, उसको 2-3 तरीके करने के, सेल की रेशो में ले लो, प्रॉफिट में। पर्पज ये है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसके 2 हिस्से होने हैं टोटल प्रॉफिट। एक वो प्रॉफिट जो नॉर्मल सेल के अगेंस्ट है, और एक वो अच्छा आप कह रहे हैं कि ये सारा वहाँ कंसोलिडेटेड ही डलेगा एंड में आप उसमें नेक्स्ट उन्होंने जो दिया ना एट्रीब्यूटेबल इनकम वाला जो है ना, वहाँ proportionate उसमें जाके आपको उसको प्रोपोर्शनेट जो मिनिमम टैक्स वाला है, उसमें इंपोर्ट भी है, उसमें सर्विसेज भी है, उसमें सप्लाईज भी है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, सारा कुछ गिवन है उसके अंदर। आप उसके मुताबिक उसका अपोर्शनमेंट करेंगे। और वो जो एग्जाम का कॉलम है वो एफटीआर के लिए वहाँ FTR के वहाँ लिखा हुआ है, उसमें एग्जाम्प्ट के साथ एफटीआर भी लिखा हुआ है, पढ़ो जाके। एफटीआर, नॉन टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट, ये तीनों इकट्ठे एक जगह पे है। एक इधर से ले लीजिए सवाल, उन्होंने कर तो नहीं लिया था, ये क्या है? अच्छा, वो कह रहे हैं राजा गुलाम खान कह रहे हैं स्टिल कंफ्यूज फॉर माय केस सर, शुड इन प्रोपोर्शनेट द टर्नओवर्स अकॉर्डिंगली और इट विल बी अप्लाई टू होल टर्नओवर। देखिए राजा साहब, सवाल ये है, 2 चीजें मुख्तलिफ है। अगर तो आप 113 सेक्शन की बात कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करके टैक्स लगना है, नंबर 1। और अगर आप चाहते हैं कि जी आप अल्लाह आपका भला करे कि आप मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ओबियसली वो टर्नओवर की रेशो में आपको डिवाइड कर दें, वो आप फीड करेंगे डाटा, वो ऑटोमेटिक आपसे उठा लेगा और उसको पोर्शन कर देगा। लेकिन पहले आप अपनी कैलकुलेशन कर लें, आप अपनी कैलकुलेशन करके फिर उसके अंदर फीड करें, और फिर ना समझ आए तो नंबर मैं लिख देता हूँ, भाई राजा साहब मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 1 मिनट। ये मेरा नंबर है डायरेक्ट, ये क्लास के बाद फिर आप कल फिर किसी वक्त में बात कर लीजिएगा। अगर आपका ना काम हुआ, अगर हो जाता है तो गुड इनफ है, नहीं होता तो फिर आप मेरे साथ बात कर लीजिएगा। जी जनाब, आपकी तरफ एक सवाल। एक मिनट ख्वाजा साहब का, तो इकबाल किधर चले जाते हो भाई? ये पानी चाय पता तो है तुम्हें, सारा इधर जोर लग रहा होता है भाई। ये हमारे साथ पता ही सी कि करना हाँ, नहीं वो तुम्हें खुश करने के लिए बाहर जाता है ना वो। हाँ, नहीं वो सुनना चाहता, कोई ना कोई बात चलती रहे तो। ख्वाजा साहब बिस्मिल्लाह करें। जी जी सर ऐसा है कि एक कपड़े का रिटेलर है, किसी साल बिजनेस शुरू किया 2020 में। एक कंपनी का ये कपड़े का रिटेलर, अच्छा कपड़े का रिटेलर है, शॉप है सर जी। इसी साल सर टैक्स 2020 में बिजनेस शुरू किया है, टैक्स नेट में आना चाहता है। ठीक है। वो लेकिन वो कहता है, वो खुद भी बेसिकली अकाउंटेंट है। अच्छा, तो वो कहता है कि आप कासिम भाई, बात ऐसी है कि मैं तो आ जाऊँ, लेकिन कैपिटल के बारे में जब वो मुझसे पूछेंगे तो वो मैं कहूँगा कि अब्बू ने किया है, और अब्बू की रिटर्न में कुछ शो ही नहीं हो रहा। वो ये शो हो रहा है कि जिनका तो छोटा सा बिजनेस है और बेचारे एक हाथ ले रहे हैं, दूसरे हाथ दे रहे हैं। आपको कैपिटल कितना चाहिए? सर कम से कम उसने जो इन्वेस्टमेंट की है सर 2 मिलियन की है। 2 मिलियन की है? जी जी। तो ये बंदा पहले क्या करता था? सर ये इसने पहले सर एमकॉम किया, फिर ये वो 1 साल की टैक्स कंसल्टेंट का प्रैक्टिस की, फिर वाले साहब का बिजनेस में बैठा गया, और ये 4 साल अभी भी शादी अभी भी की है सर 2 साल। नहीं, इसने अपनी कोई रिटर्न फाइल की? सर अभी तक नहीं किया सर, पहले कोई इनकम कमाई इसने पीछे? सर वो वाले साहब के पास बैठता था, ज्वेलरी शॉप है। अच्छा, जॉब नहीं की इसने जॉब नहीं की। जॉब। अच्छा, वालिद साहब की वेल्थ में कितना पैसा पड़ा हुआ है? सब वालिद साहब की वेल्थ में सब कुछ भी नहीं पड़ा, वरना वो तो शो किया है, बेसिकली ज्वेलरी का बिजनेस है। वालिद साहब ने शो किया, मेरा तो ज्वेलरी की सर्विसेज रिपेयरिंग का काम है सिर्फ। अब ये तो फिर अब देखे ना, आपने कैपिटल कैसे निकाला है? उससे अभी तक तो वर्किंग सर नहीं की मैंने, मुझे अभी तो जुबानी कैसे गैस कर लिया आपने? मतलब इसने कपड़ा खरीदा होगा, यानी कपड़ा खरीदा होगा, सिक्योरिटी जमा कराई होगी, ऐसे है? जी सर, बिल्कुल सर। तो इतने तो आप इसकी बैलेंस शीट बनाए ना, पहले इसका कैश फ्लो बनाए, इसने कितना पैसा डाला है उसको देखे ना। हाँ, हो सकता है आप जो गैस कर रहे हैं वो उतना ना हो, उसको कम चाहिए हो, पहले वो चेक करें। ठीक है सर, वो कह रहे मैंने अपने खुद प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट मैंने बनाई भी है, मेरे पास एक्सेल में पड़ी हुई है, तो चेक तो करें ना, फिर उसको चेक करें। ठीक है सर। अगर उससे निकला था पैसा, उसको कवर करें वहां से। ठीक है ना? कहाँ से सर कर सकते हैं सर, कहाँ से वो सैलरी से वो पीछे उसकी रिटर्न में फाइल कर दें और शो कर दें। नहीं, इसके वालिद साहब जब इसको बिठाया था वो सोल पार्टनरशिप थे,
वो तो सोल प्रोविडेंट। तो उन्होंने इसको एम्प्लॉय नहीं शो किया, तनख्वाह डाल देते इसकी। नहीं सर, उन्होंने नहीं शो किया सर, उन्होंने नहीं शो किया। नहीं तो स्टाफ सैलरी नहीं डालते रहे अकाउंट्स के अंदर? सर मामूली सी डालते रहे हैं सर, थोड़ी एक आध बंदे की डालते रहे हैं, और बस। इसकी नहीं डाली? इसकी नहीं डाली सर। रिटर्न फाइल की हुई है वाले साहब ने? उन्होंने की है, 2015 से की हुई है सर। अच्छा, उधर सैलरी डाल देते तो बड़े आराम से वाइट हो जाना था पैसा इसका। अच्छा, एक और काम करें, उनकी बैलेंस शीट में पैसा है किनकी सर? वाले साहब की जो बिजनेस की बैलेंस शीट है उसमें पैसा है? नहीं सर, नहीं सर, वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना सर, पैसा नहीं है, वो तो सर्विसेज का शो किया और बस वो। तो बस फिर आप भी उस हिसाब से रखें ना, आप देखें कि कितना पैसा कम से कम जो है उनके वेल्थ से या उनकी बिजनेस से जनरेट हो सकता है, वही डालेंगे। अब या इसका अपना कोई पैसा हो वो थोड़ा बहुत डाला। एक और भी चीज़ है, एक अच्छा आइडिया मेरे पास, आप ना ऐसे करें, इसकी पहली रिटर्न है? ये पहली रिटर्न है सर। आप इसको उनका एम्प्लॉई बना के ना तो 6 लाख रुपए तक तो 0% टैक्स है ना? जी जी सर। तो इसकी 2 सालों की 6-6 लाख की रिटर्न फाइल करें। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन जरा जेन में रखिएगा पेमेंट 25,000 से ऊपर क्रॉस चेक है वो नहीं कर पाएंगे आप फिर। ठीक है सर, ठीक है सर। क्योंकि पैसा जारी बात है, या वाले साहब ने दिया या इसने दिया, पैसा तो आपको जनरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल यूं ही है सर। वो आप देख लें। जी जनाब, अब एक सवाल आपका, 1 मिनट, अब ऑनलाइन वाले का एक सवाल है, वो कह रहे हैं बंडल ऑफ थैंक्स हो गया, चलें ठीक है। सवाल है, कैन वी डिक्लेयर कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन सैलरी रिटर्न? साजिद शफी साहब, सैलरी वाली रिटर्न में ना अदर इनकम और सैलरी के अलावा है ही नहीं जगह, तो डिक्लेयर कैसे करेंगे? आपको वो वाली रिटर्न करनी है जो जिसमें तमाम हेड्स ऑफ इनकम आ रहे हैं, ये जरा वो वाली रिटर्न फाइल करें, वहाँ नहीं आप जा सकते। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इसको क्लियर कर दें। और अब एक सवाल आपका। जी सर, अभी जी सैलरी हमारी 75% है टोटल इनकम। जी जी, और बाकी हमारी कैपिटल टोटल इनकम का नहीं, टैक्सेबल इनकम का। टैक्सेबल इनकम, बाकी हमारा कैपिटल गेन है। हाँ, तो फिर भी हम नहीं, कैपिटल गेन कहाँ से है, क्या बेचा? सेल ऑफ प्रॉपर्टी के इसको बोलने दो ना, आपको कैसे शेयर्स पता हो? वगैरह से, किससे? शेयर्स वगैरह हैं क्या शेयर्स कौन से? तो कंपनी के शेयर। क्योंकि पब्लिक कंपनी है, वो सेपरेट ब्लॉक में जाएगी, वो तो ऐड ही नहीं होनी सैलरी के अंदर। और अगर 37 में आओगे तो वो ऐड होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ कौन सी कंपनी? हेलो, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हो, तो ठीक है, पब्लिक कंपनी वर्ड जो है वो सेपरेट ब्लॉक में जाएगा, उसने तो वैसे भी सैलरी में ऐड नहीं होना, उसका रेट ही अलग है। समझ आ रही बात? तो आप सैलरीड पर्सन बन गए ना फिर, समझ आ रही बात? वो 100% हो गया। यहाँ तो 2 इनकम है, एक सेपरेट में चला गया, एक नॉर्मल में चला गया, तो आप सैलरीड पर्सन है, उसने टैक्सेबल इनकम में ऐड ही नहीं होना, माइनस हो जाना ना, उसने सेपरेट ब्लॉक में जाना। देखें, एक बड़ा अच्छा सवाल था, मुझे कराची में शेयरिंग हो रही थी, बड़ा अच्छा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने कहा जी देखें, आपने एक सवाल में, यही सवाल था जो इसने किया, एक सवाल में सेपरेट ब्लॉक जो प्रॉपर्टी इनकम है उसको आपने ऐड किया और फिर आपने बाद में माइनस कर दिया, और एक सवाल में आपने इग्नोर ही कर दिया, वो सेपरेट में ही चला गया। तो इनमें से सही वाला कौन सा है? बड़ा अच्छा सवाल था उसका, कि कभी आप ऐड करके लेस कर देते हैं, कभी आप सेपरेट ले जाते हैं। तो मुझे पूछना ये इनमें सही वाला कौन सा है? देखिए बात ये है, मैंने कहा देखिए आप थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, फिर लॉ पे भी आते हैं। आपकी इनकम की डेफिनेशन, अभी मैं लॉ भूल जाता हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरी टोटल जो इनकम है वो है 10 लाख रुपए, मैं अज्यूम कर रहा हूं, नहीं मेरी इनकम है 10 लाख रुपए, उसके 2 हिस्से हैं, तनख्वाह मेरी है 8 लाख रुपए, और जो एक्सपोर्ट से और जो मेरा रेंटल इनकम आया है वो मेरा 2 लाख रुपए, ठीक है, जो टैक्सेबल निकला है। तो 2 टोटल हो गया मेरा 10 लाख रुपए, 8 और 2 10। अगर आपसे कोई बंदा पूछे आपकी इनकम कितनी है, तो आप कहेंगे जी 10 लाख रुपए। मैं आपसे पूछता हूं आपकी टोटल इनकम कितनी है, आप कहेंगे 10 लाख रुपए। अगर अभी कोई डिडक्टेबल या अदरवाइज और कुछ नहीं, आपने जमा किया उसको टैक्सेबल, मैंने कहा आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 3 सवाल लग गए। इनकम कितनी है, आपने कहा जी मेरी सैलरी
8 और रेंटल 2 रेंटल इनकम है प्रॉपर्टी से। मैंने कहा ठीक है, आपकी टोटल कितनी है? आपने कहा जी 10 लाख रुपए। मैंने कहा आपकी टैक्सेबल कितनी है? आपने कहा 8 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख चला गया सेपरेट ब्लॉक में और 8 लाख रह गया टैक्सेबल इनकम में। अब हाउ ए पर्सन कैन से कि मेरी इनकम तो 10 लाख है और टोटल इनकम 8 लाख है? आप कहेंगे यार कैसी बातें करते हो, अभी तुमने कहा कि तुम्हारी इनकम 10 लाख है सैलरी प्लस वो करके। जब मैंने पूछा टोटल कितनी है तो तुम कहते हो कि टोटल जो है वो 8 लाख रुपए है, क्योंकि 2 सेपरेट में चला गया है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वैसे भी इनकम की डेफिनेशन में अगर आप जाके पढ़े, इनकम की डेफिनेशन में एफटीआर की इनकम भी शामिल होती है। एनटीआर प्लस एफटीआर लॉस प्लस डिविडेंड। नंबर 1। अब जब मैं टोटल करूंगा तो टोटल में उसने ये नहीं कहा कि आप एफटीआर की इनकम को अलग कर दें, नहीं कहा उसने, वो बिल्कुल जमा होगा, वो टोटल का भी हिस्सा है। लेकिन जैसे ही मैं टैक्सेबल की तरफ जाऊंगा तो उसने वहां जाके अलग अलग कर दिया कि भाई एफटीआर को अलग लेके जाना है और इसको अलग लेके जाना है। तो मैंने कहा अब आप खुद सोचे ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे की इनकम तो 10 लाख है, टोटल इनकम 8 लाख है, जबकि माइनस भी कुछ नहीं हुआ। तो ये इलॉजिकल हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहले आपको सेपरेट ब्लॉक वाले को भी उसके अंदर ऐड करना है और फिर बाद में लेस कर देना है। और लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्या है, वरना क्या होगा, आप इनकम को अलग कर रहे होंगे और आप जो उसकी डेफिनेशन है उसको डिफाइन, उसको एप्लीकेशन उसकी सही नहीं हो रही। नहीं कहता आपने एक तरफ ये कहा था कि जी अलग करना है। मैंने कहा देखे मैं बंदा बशर हूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। मैंने अगर कोई चीज आपको दी है तो वो हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई मसला नहीं है। अगर मैं ये कहूं नहीं जी मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, बोलते वक्त, लिखते वक्त, प्रेजेंट करते वक्त या उसको समझाते वक्त कई दफा कोई एंगल इग्नोर हो जाता है नॉन डेलिबरेटली, तो वो मैं मान लेता हूं भाई हो गया, लेकिन सही कॉन्सेप्ट मैंने आपकी तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब आप डेफिनेशन खोल के पढ़ लें, ठीक है। फिर उन्होंने सेक्शन कहते 8 खोले, बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक मिनट ठहर। उसमें उन्होंने, मैं आपको ना, उन्होंने मुझे रेफर कर दिया 8 सेक्शन पढ़े, क्योंकि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं आपकी बात मानी, आप 8 पढ़े। मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज आपकी तरफ आने लगी है। जब उन्होंने खोला मैं कहा अच्छा जी खोल लेते चले, क्योंकि हर बंदा कहता जी क्यों, मैं नहीं मानता आपकी बात, आप मुझे लिखा हुआ दिखाएंगे जरा। ये लड़ाई सबसे बड़ी है भाई, आप सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट लेकर आए। मैंने कहा अच्छा जी पढ़ लेते हैं, आज 8 भी पढ़ लेते हैं। फिर उनके कहने पे हम लोग और बड़ा यू विल एंजॉय व्हेन यू विल रीड इट। उसका आधा मतलब कुछ और है और पूरा मतलब कुछ और है। जी आप उन्हें शेयरिंग हो जाएगी वो फेसबुक पे लोग। अब देखते हैं, अभी आवाज तो जा रही है ना। एक मिनट काम का ये है। एक मिनट, हाँ जी, इसको जरा पढ़े क्या लिखा है। ये क्या कहता है, अगर आपकी ये 7B भी आपका लिखा हुआ है, जो मैंने कहा नहीं शामिल होना ना इनकम में, वो ऊपर सारी इनकम लिखी हुई है। ये जो इनकम्स हैं यहाँ पढ़े क्या लिखता है, Such amount shall not be chargeable tax under any head of income in computing the taxable income of the person who drives it for any tax. अच्छा अब ऊपर जब आप ऐड करते हैं इसमें प्रॉफिट ऑन डेट की बात कर ले, डिविडेंड या अदरवाइज की बात करें, उसने कहा जी ये देखे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने डिविडेंड ऐड करके लेस किया हुआ था, फिर वो करके लेस किया हुआ था, तो उन्होंने कहा जी ये देखिए क्या लिखा है, पढ़े जरा आप जी। ए पे ही रहना है बाप, ए पे। A such amount shall not be chargeable to tax under any head of income जी जी। in computing the taxable income of the person who derives it for any tax year. अच्छा अब वो कहने लगे ये तो हेड ऑफ इनकम में आता ही नहीं, तो आपने जमा कैसे किया। बड़ा अच्छा सवाल था उसका, यही है ना। मैंने कहा देखें अब आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। मैंने आपको इनकम और टोटल इनकम पढ़ाया, आप मुझे टैक्सेबल इनकम पढ़ाई जा रहे हैं। ये चार्जेबल टू टैक्स की बात हो रही है, मैंने भी नीचे जाके ही माइनस किया जनाब। और दूसरा फिर मैंने कहा अच्छा ये तो हो गया कानून, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा कहे कि मेरी इनकम तो
10 लाख है और टोटल इनकम 8 लाख है। ओके यार कैसी बातें कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो, ये कम कैसे हो गया तुम्हारा? अगर तुम्हारे सेपरेट हेड्स में जो एनटीआर के अंदर ये एफटीआर है वो 15 लाख आया है तो टोटल क्या होगा? टोटल भी तो 15 ही होगा। बट फॉर टैक्सेबिलिटी पर्पस के लिए इनकम आपकी 15 ही थी, बट टैक्सेबिलिटी पर्पस की उसने 2 हिस्से कर दिए, एक ए में चला गया एक बी में चला गया, बस ये किया उसने। बस इस तरह समझ लो, आपको आसान हो जाएगा। वरना ये इतनी बड़ी कंफ्यूजन है कि तुम कहोगे जी ये तो कुछ और है वो कुछ और है। इसको पीछे इनकम, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम के साथ अटैच करोगे तो वो आपको टैक्सेबल इनकम कह रहा है। मैंने कब कहा टैक्सेबल इनकम में वो ऐड है? मैंने भी लेस ही किया। तो फर्क है दोनों चीजों में। तो फिर वो मेरी बात माने कि हाँ अब आपकी बात ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कराची वालों के साथ मैंने काफी काम किया है, वो जरा हंसी मजाक कम और टू दी पॉइंट ज्यादा आते। भाई ये इतनी बात है, आप मुझे इसका बस जवाब देते। मैंने कहा अच्छा भाई देते हैं, कुछ वक्त तो देखने तो दो ना भाई। आप जी आप पे सवाल आए, आप सवालों के जवाब, मैं कहते देते हैं जनाब, आप सब्र तो करें। तो वो इसको बड़ा कंसिडर करते हैं कि लोग आपकी चीज के ऊपर कमेंट्स क्या देते हैं, वो उसको बहुत कंसिडर करते हैं। ये जी ये कमेंट आया इस चीज के ऊपर, मैंने कहा अच्छा भाई देख लेते हैं, अगर वो ठीक होगा तो मान लेते हैं हम, लेकिन पहले देखते हैं कि जवाब क्या है। इस तरह नहीं है मैं जुबानी कहूँ जी वो गलत तो मैं ठीक, इस तरह नहीं होता जनाब। रैशनैलिटी के साथ बात की जाएगी। और मुझे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर आपसे कोई भी गलती हो जाए तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। वो बंदे ही गलतियां करते हैं, वो फरिश्ते होते हैं जो गलती नहीं करते। बहरहाल एक मिनट जी मैं उसको जरा लाइव ले आऊं वापस। अच्छा अभी उनका ले लेना, अभी आपने लिया था। वो कह रहे हैं अगला सवाल यह है, इफ एन इंडिविजुअल विड्रॉज डॉलर्स फ्रॉम हिज डॉलर अकाउंट एंड सेल्स इन द मार्केट, इज दैट अमाउंट टैक्सेबल? इफ टैक्सेबल देन हाउ मच टैक्स विल बी पेड? लो जी अब्दुल समद साहब है जिन्होंने ये सवाल किया है। इस पे तो इतनी बहस हो चुकी है ना लोगों के साथ, लेकिन लोग अभी भी नहीं मानते। मैं उसी रंग में उससे कन्वर्ट करना है। नहीं वो कुछ और कह रहे हैं, वो सेल परचेज की बात कर रहा है। वो कहता मैंने एक्चुअली अर्न किया। वो गेन हाँ, ठीक है, वो तो ठीक है, वो है। उसका सवाल है कि टैक्सेबल है कि नहीं। टैक्सेबल है। और अदर सोर्स क्यों टैक्सेबल है? हाँ क्या मतलब? तो गाड़ी बेचने पे जो प्रॉफिट है वो भी टैक्सेबल होगा। वो कैपिटल वो कैसे कैपिटल हो गया? हाँ ये डिस्कशन हमारी करने के है। वो कैपिटल रिसीव क्यों और ये कैपिटल है लिखा हुआ है। हम इसके ऊपर रोशनी डालेंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो वो क्यों ये मेरा सवाल 4 बंदों से मैंने रेज किया। मेरा सवाल सिर्फ मुझे भी पता है कि गेन टैक्सेबल है और गाड़ी वाला मुझे पता चला जो जजमेंट मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन क्या कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वाला होगा तो टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन को निकाल के जो 38.5 के अंदर है, ज्यूलरी मेडेलियन फर्स्ट डे कवर, उनको निकाल के अगर कोई बंदा अपने जाती चीजें बेचता है जिसमें फर्नीचर है, एसी है, गाड़ी है, डॉलर्स है और डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि 38.5 में फॉल नहीं करते, तो एक तरफ आप कहते हैं जी ये एग्जेम्प्ट है और दूसरा टैक्सेबल है। इसकी रैशनैलिटी क्या भाई? ये किधर से आया है? अभी तक जिनसे मैंने सवाल किया किसी ने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मुझे ये मत कहना, अब तुम कहते हो जी गाड़ी कैपिटल रिसीट है, तो फिर डॉलर बेच के भी जो है वो भी कैपिटल रिसीट, वो क्यों नहीं है जी? वो कभी कभार बेचते हैं, तो मैं कहा डॉलर भी कभी कभार बेचते हैं। फिर ये लाइन ऑफ डिमार्केशन किधर है कि ये मैं चीजें बेचूंगा तो इसका प्रॉफिट टैक्सेबल होगा और ये बेचूंगा तो नहीं होगा? असल बात ये हो रही थी। और ये लिखा कहाँ हुआ है? मुझे ये भी चाहिए। अब अभी तक लिखा हुआ ना मुझे मिल रहा है। गाड़ी वाला तो मैंने जजमेंट पढ़ ली थी, अगर आप जाती गाड़ी बेचते हैं तो उसका गेन टैक्सेबल नहीं है, तो व्हाई नॉट द डॉलर विल एग्जेम्प्ट, व्हाई इट विल बी टैक्सेबल? और मैं कभी कभार, मैं ये नहीं रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर नहीं है, मेरे पड़े हुए थे डॉलर, मैंने उसको कन्वर्ट किया, बस कभी कभार जब होता है मुझे लगता है। जी सर ये जो गाड़ी वाली जजमेंट है ये आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में? हाँ जी बिल्कुल कर देंगे आपको, मैंने पढ़ी थी, मैं ढूंढ के आपको शेयर कर दूंगा। अगर अब और सर एक सवाल भी है। जी सवाल करें। सर ये आजकल कुछ इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है कि नोटिस जो है वो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, जी वो जी एक्सेप्टेबल होता है? पता क्या इसमें ना 2 चीजें हैं।
जो मीटिंग हुई थी इनके साथ पाकिस्तान टैक्स बार की और पंजाब टैक्स बार की, तो उसमें उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी चीफ कमिश्नर ने या मेंबर जो इनर रेवेन्यू थे, उन्होंने उनको कहा था कि अब आप मैनुअल प्लस मशीन दोनों नोटिस दें। लेकिन चूंकि अब मसला ये है कि लॉ में कवरेज ले ली गई हुई है कि वो सर्विस ऑफ नोटिस ही समझा जाएगा, तो कोशिश करें कि अच्छा रही बात ये एसएमएस की, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। जब आप इसका रेलिवेंट जो रूल्स आए हैं ना इसके, वो 214 234 ए की बात कर, वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए है, वो नॉर्मल के लिए नहीं है, एसएमएस नहीं उसका, क्योंकि वो जनरली पर्सनल कैपेसिटी में ज्यादा लोग जाते हैं। जब आप एडीआर में जाते हैं तो वो एडीआर की प्रोसीडिंग के लिए उसने कहा है, इसके लिए नहीं कहा। आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, उसने उसका जिक्र भी अंदर किया हुआ है। अब रही बात ईमेल वाली, तो वो तो उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें लोग सहारा लेते हैं फिर पाकिस्तान पीनल कोड का। वहां सर्विस ऑफ नोटिस करने का तरीका ये है कि जब तक उस बंदे को नहीं मिलेगा तब तक वो सर्विस ऑफ नोटिस उसको कंसिडर नहीं करते। अब लेकिन अब वो अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है। बहरहाल कोशिश करें कि जब आपको ईमेल में कोई चीज आ जाए उसको एज ए वैलिड, आप ये ना हो कि केस खराब हो करके बैठ जाए, फायदा कोई नहीं है। तो राइट ऑफ अपील आप उसको यूज करें। हाँ, अगर आपको ईमेल प्रॉपर नहीं आई या सही जगह पे वो नहीं आया, मेरे केस में क्या हुआ, फोन आ गया उधर से जी, इंस्पेक्टर ने कहा लाएं जी पैसे जमा कराए। मैं कहा जी कौन से पैसे? वो जी आपकी तरफ ये 10 लाख निकला हुआ। तो मैंने कहा इसका ऑर्डर किधर है? वो जी आपको सर्विस कराया हुआ है। मैं कहा जी कब कराया आपने? आप जी अपनी वो पोर्टल खोल के देखें। अच्छा, उसको खोल के देखा तो वो कहीं जहां उसको सर्विस होना चाहिए था वहां सर्विस ही नहीं हुआ, कहीं और ही पड़ा हुआ था। मैंने उसी को चैलेंज किया, टेस्टेड कॉपी लेके मैंने अपील फाइल कर दी, मेरी अपील एक्सेप्ट हो गई। अगर आपको देखे ना, अब हर रोज बंदा सिस्टम खोल के नहीं बैठा होता। जो तो मेरे साथ ऐड है उनकी तो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है, जो इंडिपेंडेंट है उनके इंडिपेंडेंट पासवर्ड पिन कोड लिए हुए हैं। तो हर बंदा हर वक्त ईमेल या सिस्टम नहीं खोल के बैठा होता। अगर तो आपने मुझे ईमेल की है और मुझे उसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई है और मैंने उसको रीड किया है, फिर बात और होगी, फिर सिचुएशन जरा डिफरेंट होगी, फिर देखना पड़ेगा। लेकिन राइट ऑफ अपील आप इस तरह नहीं कर सकते। देखे ना, आप उसको दिए बगैर, वो बंदा नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो फिर उसको लड़ाई शुरू हो जाएगी। सर मैं पूछूं, अब उनका एक ले ले, जरूर नहीं ले रहे हैं। तुम्हारा नहीं लिया, Yes. चलो तुम भी करो। तो सर ये है सर, हम लोग कोई एडवांस पेमेंट रिसीव करते हैं सेक्शन 153 हाँ जी 1B में या 1 सीनियर स्पेशलिस्ट जी जी सर्विसेज में या कॉन्ट्रैक्ट में, जी जी एक छोड़ के पेमेंट हो गई जी। अच्छा, वो हुई है सपोज जून में, और उसपे जिस पार्टी पेमेंट की उसने एट द टाइम ऑफ पेमेंट उससे टैक्स काट दिया। अगर वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट काट जी एडवांस पे काट लिया। अब मेरी तो एडवांस में मैंने वो प्रोजेक्ट देना है अगले साल सपोज, ठीक है, काम बाद में करना है। हाँ, तो काम बाद में कर रहे हैं। ठीक मैंने है। फिल्म बनानी है, वो केस है, तभी मैं आपको अगले साल फिल्म बना दूंगा, लेकिन पेमेंट आप एडवांस उन्होंने काट दिया। अब मेरी तो वो इनकम नहीं है, वो मेरी अनअर्न्ड इनकम है, मेरी तो बेसिकली बिजनेस की लायबिलिटी है, जब तक मैं वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता। हाँ हाँ टैक्स मेरा कट गया। अब सिनेरियो क्या बनेगा, टैक्स मैं क्लेम कर लूंगा और वो उसकी जो रसीद है, हाँ जी, रिफंड आ जाएगा ना आपका अगले साल। फिर जब लाइबिलिटी आएगी तो एडजस्ट कर लेना। फिर टैक्स क्लेम कर लूंगा, लेकिन वो जो अनअर्न्ड इनकम है उसको income वो तो लाइबिलिटी है आपकी, वो business की टैक्स liability तो इनकम पे लगता है ना, लाइबिलिटी पे थोड़ी होगा नहीं, टैक्स उसने काट लिया, जी। टैक्स तो उसने पार्टी में काट के मुझे पैसे और इनकम रेसिपिएंट की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, मेरी वो इनकम बनेगी, मैं उस टाइम उससे क्लेम करूँ जी ऐसे ही है। उसके एडजस्टमेंट। अच्छा, तब तक उसे देखो ना, अगर आपको ये इसी तरह ही है, ये इसको और सिंपल कर लेते हैं। अगर आपको अगले 5 साल की एडवांस में सैलरी मिल जाए और एम्प्लॉय टैक्स काट के दे दे, तो अब क्या मैं वो टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करूंगा मैं जब तक मैं काम नहीं करता? ये भी तो हो सकता है आपको वो वैसे ही फाइल कर दे बाद में कि भाई वो पैसे मेरे वापस करो, तुमने मिस अप्रोप्रिएशन की है या मिसबिहेव किया है, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, मेरे पैसे करो वापस। टैक्स तो चला गया हुआ है, टैक्स तो जमा हो गया हुआ है, उसका क्रेडिट आपके पास रहेगा। हो सकता है वो आपसे अमाउंट भी ले, वो कहेगा भाई जो टैक्स मैंने जमा कराया है ना वो मेरे पैसे वापस करो, क्योंकि क्रेडिट तुम ले लेना, हाँ, वो ले लेना जाके उनसे। अब चूंकि तुम मेरे साथ नहीं, मसलन आज एक बंदे को आप फाइल कर दें या 30 जून को आसान कर लेते, आपने फाइल कर दिया, लेकिन एडवांस आपने दिया हुआ था उसको 4 साल का अगले, और आपने वो 4 साल के पैसे उससे जुलाई में जाके वापस भी ले लिए, और टैक्स की अमाउंट भी आपने उससे कहा भाई मुझे वापस कर दो। अच्छा,
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपकी वो जिस ईयर में इनकम बनेगी उस ईयर में आप उसका टैक्स भी देंगे। भाई मैं आज आपको फर्ज करो आज मैं उस अमाउंट पे टैक्स दे दूं जो कल को मुझे रिसीव ही नहीं होनी, तो पैसा तो वैसे भी चला गया ना, पैसा तो जमा हो गया हुआ है, टैक्स तो जमा हो गया हुआ है। बॉटम लाइन यही है कि मैं उसको टैक्स रेट तब जब इनकम बने। जी ऐसा ही है, ठीक है। उससे पहले तो फिर फायदा कोई नहीं है ना मुझे। मैं वक्त से पहले आपको टैक्स दे दूं, कल को वो ना हो तो मैं तो फंस गया ना। आप तो पैसों के मामले में हम लोग भी फिर माजरत के साथ भी बनिए बने होते हैं बिल्कुल भाई, एक एक पैसे का हिसाब होगा, तुम्हारा बनता है, वो नहीं छोड़ते, कोई भी नहीं छोड़ता भाई पैसा, कहता भाई ये पैसा क्यों दिया उसको आप, ये तो बनता ही नहीं था, मुझे तो फलाने बंदे ने कहा आपने मेरा एक्सेस टैक्स जमा करा दिया। करते हैं लोग फोन आ गया जी आपने तो मेरा जो टैक्स है मेरा तो बनता ही नहीं था। मैं कहा जी कैसे, तो 4 लाख रुपए तक तो 0% है। तो मैं कहा भाई तुम्हारी तो रेंटल इनकम है, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें नॉर्मल रेट में जाना है, तुम्हारा तो 2 लाख रुपए तक 0% है। अच्छा, मैं कहा ये किसी ने बताया या खुद सोचा है? नहीं मैं सोच रहा था कि शायद बचत हो जाए। मैं कहा आप सिर्फ सोच रहे थे, ये रियलिटी नहीं है, उसकी फिक्र मत करो तुम, वो कानून हम पहले पूरा करके टैक्स जमा करा रहे, तुमसे ज्यादा हम देख रहे होते हैं यार ये पैसा ज्यादा तो नहीं चला गया, कम तो नहीं जा रहा, तो जो बनता है हमने वो डिस्चार्ज कर हमारी। और किस लिए प्रोफेशनल की सर्विसेज ली जाती है कि भाई जो बनता है वो ले लो भाई, ना वो ज्यादा ले या ना या ना ये ले। बहरहाल एक इधर से सवाल है जी, वो कह रहे हैं इफ एन, पढ़ो भाई, नहीं नजर आ रहा, if my organization is paying rent to my owner, will I include that rent paid by my organization in my income, or will I include 45% of basic pay as house rent allowance in my income? वाह जी वाह, बड़ा अच्छा सवाल है जी। कौन है ये? राहील अंसारी साहब। राहील अंसारी साहब, अच्छा सवाल है। देखिए बात ये हो रही है, अगर तो आपको हाउस रेंट अलाउंस की फैसिलिटी है तो ये जो भी वो आपके बिहाफ पे हाउस रेंट अलाउंस पे करेंगे आपकी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर अकोमोडेशन की फैसिलिटी है तो ये जो फार्मूला फिर आप कह रहे हैं, फिर उस वक्त 45% या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन जो रेंट की होगी वो आपकी इनकम में ऐड की जाएगी। तो राहील साहब आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अच्छा जी, इधर से आप किसी का सवाल हो कोई और जी। एक व्हीकल हमने लीज पे लिया और उसकी डाउन पेमेंट को बुक कर दिया उसमें रिटर्न के अंदर, और हम उसको 5 इयर्स तक जब तक वो कंप्लीट उसकी इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाती है और 5 इयर्स में वो गाड़ी मिल जाती है, जब एट अ टाइम ऑफ एंड ऑफ द 5 ईयर उसका एक्सीडेंशियल हो जाता है पुराना सा, और वो हमें उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस से पैसे मिल जाते हैं। हाँ। अब वो पैसे एक्चुअली वो परचेज प्राइस उसकी 24 लाख की और हमें 15 लाख इंश्योरेंस से मिला, सर फिर उसको लॉस को कंसीडर करना चाहिए? देखें इसमें भी ना ये फैसलाबाद में सवाल हुआ था कि अगर कोई बंदा इंश्योरेंस करवाता है और उसको ओवर एंड अबव पैसे मिलते हैं तो उसका क्या करना है। इसमें ना ट्राइब्यूनल की एक जजमेंट आई हुई है, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे गाड़ी है ना, कैपिटल रिसीट, इसको 1 टाइम ट्रांजैक्शन है, तो वो अगर ये बिजनेस में होता तो ये टैक्सेबल होगा। अगर बिजनेस में इंश्योरेंस क्लेम आया है तो एक्सपेंस भी तो आपने पहले मांगा था ना, तो इनकम के तौर पे ही आएगा। जब आप पर्सनल बेस पे करेंगे तो चूंकि वो 1 टाइम या कभी कभार है, अल्लाह माफ करे, रोज रोज तो एक्सीडेंट नहीं ना होते, तो वो उसको फिर कैपिटल रिसीट ट्रीट करके तो उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। जी 153 में लिखा भी हुआ, लेकिन वो बिजनेस वाले को टैक्स करेगा जी, मैं बताता चलूंगा आपको। हाँ जी, इधर से ले लें जी। वो कह रहे हैं एंड इफ दैट पेमेंट ऑफ रेंट इज मेड टू माई वाइफ देन व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट। अच्छा, वो कह रहे हैं ओनर इनकी वाइफ है तो कोई मसला नहीं है। वो पता क्या इसमें राहील साहब, बड़ा अच्छा सवाल है, आप तो सेल्फ अकोमोडेशन की तरफ जा रहे हैं। सेल्फ अकोमोडेशन में लॉ ये कहता है कि अगर ओनर एम्प्लॉई का घर हो या उसकी वाइफ का घर हो और उसमें वो रहना शुरू कर दे तो इसको सेल्फ अकोमोडेशन के तौर पे लिया जाता है। तो अब आपको 2 तरह के बेनिफिट आएंगे, रेंटल इनकम भी आएगी जो आपकी वाइफ के पास जाएगी, और अकोमोडेशन चूंकि आपको मिल गई है तो वो भी, तो 2 बेनिफिट आपको काउंट फॉर करने पड़ेंगे। इसमें आपको देखना ये है कि अगर आपने सैलरी के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू ऐड की तो रेंटल आपका एक्चुअल आएगा, और अगर अदरवाइज हुआ तो फिर रेंटल विच एवरेज हायर जो होगा वो आपकी वाइफ के पास जाएगा। तो ये डबल बेनिफिट है, एक रेंटल की शक्ल में और एक आपका सैलरी में जो बेनिफिट आपको मिलना था वो आपको दिया गया है। क्योंकि अगर आप वहाँ ना रहते तो रेंट भी मिलता और अकोमोडेशन आपको वो लेके देता, तो आपकी अकोमोडेशन ही आपको रेंट आउट, असल में वो आपको रेंट भी दे रहा है और प्लस अकोमोडेशन। देखें
वही अकोमोडेशन आपको दे भी दी है उसने और प्लस आपको साथ रेंट भी दे रहा है, इसलिए ये डबल बेनिफिट है जो आपकी इनकम में। एक ऑब्वियसली रेंटल आपकी वाइफ का है और अकोमोडेशन आपकी इनकम में, सैलरी इनकम में चला जाएगा। लेकिन अगर ये आपके नाम पे होती तो फिर डबल बेनिफिट आपकी इनकम में आता, रेंटल भी और सैलरी भी। ठीक है, ये राहील साहब, इसको सेल्फ हायरिंग कहते हैं हम इनकम टैक्स लॉ में। ये काफ़ी लोगों को हम पहले शेयर कर चुके हैं। जी जनाब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी आपका, जी किसी का ऑनलाइन में या आपका किसी का कोई सवाल हो। सो अभी जी 8 दिसंबर है, उम्मीद है कि वो तो कह रहे हैं कि नहीं है, ये प्रेशर डाल रहे होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में डिफरेंस बता दें सर। देखिए, क्या difference है? मेन जो फर्क होता है ना, रेवेन्यू रिसीट जनरली रेगुलर बेस पे होता है और कैपिटल रिसीट होता है जनरली, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, वरना जो कैपिटल एसेट तो डिफाइंड है। जैसे अगर आप शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे, आपने 10 रुपए का शेयर 15 रुपए का इशू कर दिया, तो ये ओवर एंड अबव जो अमाउंट आपके पास आई है ये कैपिटल रिसीट ट्रीट होएगी, ये इनकम में नहीं जाएगा। सो इस तरह का पॉइंट जो है, लेकिन मसला ये है कि ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन को क्या जो टैक्सेशन के लॉज हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, तो कहीं वो करते हैं, कहीं वो नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे डॉलर पे अगर वो गेन होता है तो लोग स्टेट वे इस पे टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी वाले में और भी बड़े इश्यूज हैं, गाड़ी का मैं आपको 2-3 पॉइंट्स में और दे देता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी इन डेप्थ इस पे मेहनत की थी, सोचता रहा। तो मैंने कहा देखें, अगर आप मेरे गाड़ी पे, पहले तो मुझे प्रॉफिट आ नहीं सकता, मैं आपको पहला पॉइंट दूं, आ नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी पुरानी होगी तो सस्ती बिकेगी। तो आया कैसे? क्योंकि प्राइसेस अप हो गई है। ये क्वेश्चन कभी नहीं रेज हुआ, इसलिए अभी हो रहा है क्योंकि प्राइसेस इतनी जंप कर गई है। एक साल में 20 लाख की गाड़ी 25 पे चली गई है, तो एक साल के बाद आप कितने की बेचेंगे? 22-23 की तो बिक जाएगी आराम से, शायद 24 की भी बिक जाए, क्योंकि दूसरी तरफ से प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई है। नंबर 1। नंबर 2, मान लिया जी आपका गेन आ गया, तो सवाल अब ये है कि जब मैंने गाड़ी लॉस पे मैं बेचता हूं, किसी ने कहा जी अदर इनकम ट्रीट कर दें, कैपिटल रिसीट तो ये है नहीं, कैपिटल गेन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अदर इनकम में मैं डाल देता हूं। तो जब मैं गाड़ी लॉस पे बेचूंगा तो वो लॉस मुझे अलाउ करने दोगे आप? उस वक्त तो नहीं आप बोले। जब मैं गाड़ी लॉस पे बेचता था, जाहिर बात है ना, देखे जनरल प्रैक्टिस क्या है, जब आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद गाड़ी बेचते हैं तो सस्ती बेचते हैं, तो वो जो मुझे लॉस हुआ है वो किधर गया? वो मुझे एडजस्ट करने देना अपनी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। तो क्या आपने मुझे वो लॉ किया था? नहीं। तो गेन आया तो आपने शोर डाल दिया। वाई दिस इज सो? ये ऐसा ही है कि एओपी से अगर प्रॉफिट आएगा तो रेट पर्पज के लिए ऐड होगा, लॉस होगा तो इग्नोर हो जाएगा, दोनों तरफ से फायदा उसका। सर अगर वो गाड़ी उस बिजनेस एंटिटी के नाम पे नहीं, वो तो फिर बिजनेस में वो तो उधर चला जाएगा, उसका तो डेप्रिसिएबल एसेट की तो लड़ाई है ही नहीं, ये तो पर्सनल की बात हो रही। उधर वाला बड़ा क्लियर है विजन, वो 22 सेक्शन में डेप्रिसिएबल एसेट तमाम कवर कर दिए हैं उसने, ठीक है, लैंड भी कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। इधर आके थोड़ा सा फर्क जो है ना ये आ रहा है। बहरहाल अभी तक तो, आज तक की अपडेट ये है कि अगर आप मोटर व्हीकल बेचते हैं तो वो उसको कैपिटल रिसीट है, लेकिन डॉलर पे आता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। ये मंतक क्या है ये? जबकि वो भी कभी कभार है, वो भी कभी कभार है, वो भी पर्सनल है, ये भी पर्सनल है। तो फिर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये वाले एसेट्स में बेचूंगा तो कैपिटल रिसीट होगी और ये वाले बेचूंगा तो मुझे टैक्स लग जाएगा। फिर एक और सवाल भी है, अगर डॉलर पे मुझे लॉस होता है तो फिर मुझे एडजस्ट करने देंगे आप? अगर इसका प्रॉफिट जो है वो टैक्सेबल है तो फिर लॉस भी मुझे रिकॉग्नाइज करने दें। एक्सपेंस होना चाहिए। लेकिन सर वो लॉस नहीं आपको अलाउंस करते हैं, इसके लॉस को रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? तो इनकम को कहाँ रिकॉग्नाइज किया? अदर सोर्स अदर में नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ डॉलर अकाउंट टैक्सेबल? असल में पता कि ऊपर जो लिखा हुआ है कि पहले 4 हेड्स में नहीं आएगा, वो इंक्लूड्स देता है। इसका मतलब है और चीजें भी आ सकती हैं, लेकिन क्या डायरेक्टली स्पेसिफाइड है? तो डायरेक्टली तो फिर मोटर व्हीकल भी नहीं है। असल में सोर्सेज ऑफ लॉ सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं होता, जजमेंट्स भी होती है, अदर लॉज भी होते हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट भी है, काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। माना मैंने कि ये है, जब 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 डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा कि जी मैं इसका मतलब ये ले रहा हूं, लॉ साइलेंट है, वो कहता है मैं ये ले रहा हूं, तो फिर वेल कौन सा करेगा? जो जजमेंट जारी बात है वो देंगे इसको, ये जज का काम है जी। सर फिर इसका मतलब है कि इस पे लॉस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा तो मैं फिर प्रॉफिट भी भाई
मुझे तो ये देखे ना, एक आप मुझे दोनों तरफ से कैसे लिमिटेशन लगा रहे हैं जबकि लॉ में लिखा भी नहीं हुआ। आप कहते हैं डॉलर पे गेन है तो टैक्स दो, लॉस होगा तो इग्नोर कर दो। इसमें ये जजमेंट है कि डॉलर पे गेन है तो टैक्स देना है, ये बनता है, आप ऑफर करें। मैंने ऐसा डायरेक्टली तो नहीं पढ़ी, लेकिन जो जनरल परसेप्शन जो है लोगों कि- ने ऑफर किया हुआ है वो तो यही कर रहे हैं। डॉलर में जो गेन होता है बेच के हाँ वो ऑफर करते हैं। करना चाहिए सर, ऑफर सेफ साइड करना चाहिए, और सेफ साइड करना चाहिए आप। तो फिर गाड़ी का भी कर दो सेफ साइड पे। नहीं देखिए ना, आप देखें एक बंदे ने डॉलर दिए 100 रुपए के, अब ये डॉलर पिछले दिनों कितना फ्लक्चुएट हुआ, वो एक सारे बिक गया, और वो दिनों में तो गाड़ी की प्राइस भी अप हो गई है। सर वो क्या? 3, 4, 5, 10 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट थी क्या, तो मैंने कैपिटल इससे क्या फर्क, बात पैसों की नहीं हो रही, बात तो उसूल की हो रही है। जजमेंट है ना हमारे पास गाड़ी पे, आप कह रहे हैं जजमेंट है, मुझे जजमेंट नहीं है। तो 2 से नहीं, मुझे यही तो पॉइंट देखने वाला है कि गाड़ी को तो आप कैपिटल रिसीट कहते हैं और डॉलर को आप कहते हैं नॉर्मल टैक्सेशन है। कैपिटल रिसीट इसलिए कहते हैं कि उसके ऊपर एक क्लियर कट जजमेंट आ गई ना कि ये कैपिटल रिसीट और ये एग्जाम होगी। सवाल तो उधर ही तो सवाल तो उधर ही रह गया ना, ये सवाल है। जवाब तो डॉलर तो उसमें भी नहीं है। मतलब आप अपनी मर्जी से कानून को मोल्ड कर रहे हैं, दिल किया तो टैक्सेबल कर दिया। अच्छा, फिर मुझे लॉस नहीं लो करते आप, वो क्यों? गाड़ी पे लॉस, नहीं गाड़ी नहीं, डॉलर पे लॉस, उसका क्या करना है? मैं उसको उधर भी लेके जाऊंगा ना। आज से जनाब पैसा आ रहे हैं ना, क्या बात है जी, क्या बात है जी। तो बुरा वक्त आएगा उਦੋਂ की होना है, फॉरेन करेंसी में लॉस नॉर्मल नहीं होता, आप नहीं बेचते, वो कहते हैं यार ठीक है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अगर हो गया तो वो फिर उसको सब देखिए, वो तो loss- देखे नहीं, मुझे दिखाएं, अब आप जवाब दें। इस तरह नहीं है कि मैं जब कमाऊं तो आप भागे भागे आ जाए, लाओ भी टैक्स दो, तो जब मुझे लॉस हो तो आप कहें जी तुम्हें ये फारग हो गया। इस तरह थोड़ी है। फिर मुझे भी क्लियर कट विजन होना चाहिए कि कौन सा मैंने ऑफर करना है और कौन सा नहीं करना। इस तरह तो नहीं है कि प्रॉफिट हुआ तो बाजी वाह क्या बात है। इतने बेवकूफ हम लोग भी नहीं कि आपको जैसे पकड़ा दे पैसे। पहले तय करो हमारे साथ कि कब टैक्स लगेगा और कब टैक्स नहीं लगेगा, इसके प्रिंसिपल्स पहले मेरे साथ तय करो। सर इस पे ऐसा हुआ ना चाहिए, मतलब वो गाड़ी से करेंगे सवाल इस पे, करते हैं रेस। लेकिन कुछ चीजें तो तुम ये असूल बनवाओगे किससे? बहुत से, तो वो तो तुम्हारे अगेंस्ट देगा। अब वो उसको ऐड कर देगा तो उसमें नाम लिख देंगे, सब जवाब हो गया। ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगा। नहीं, फिर ये पॉइंट ऑफ लॉ बनेगा, उसको अगर सोर्स में ये पॉइंट ऑफ फैक्ट नहीं, या पॉइंट ऑफ लॉ बनेगा। ये अब जजमेंट्स जो है ना, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। भाई ये पॉइंट ऑफ लॉ में क्लियर करें, इसमें हमें क्लियर कट विजन चाहिए कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हम करेंगे, पर्सनल ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल गेन, कि वो अदर इनकम में आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। ये सवाल है, पॉइंट ऑफ लॉ बनेगा। ये रेज करेंगे इंशाल्लाह। दोस्त है सारे, सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं, उसके भी हैं। मैं उन्हें ये क्वेश्चन दूंगा कि यार ये मेरा काम नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है मुझे इसका या तो मुझे रेफरेंस दे दें या मुझे जवाब लेके दे दें, लेकिन इसको आपने पेंडिंग नहीं छोड़ना। आज की डेट में आप यही कह रहे हैं कि डॉलर पे गेन पे टैक्स ऑफर करना, लोग जो प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं वो यही वो है, कर रहे हैं। लेकिन मेरी समझ से ये बाहर है। why the vehicle will be exempted and dollar will be taxable, जबकि दोनों ही पर्सनल है, वो दोनों कभी कभार होते हैं, वो दोनों ही मूवेबल है, वो दोनों ही कैपिटल की डेफिनेशन में नहीं आते। तो कैसे हो गया यार ये सर सब कुछ? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ये कि वो उसको तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं, लॉ की अंडरस्टैंडिंग। नहीं, मैं वो बताने को वो चाह क्या? रहा हूं। तो वो गाड़ी को इसलिए एग्जाम कर रहा है कि उसके ऊपर कैपिटल रिसीट की जजमेंट है, इस पे नहीं है। फिर उठी आ गया उठे, नहीं, और याद नहीं ना, इस तरह नहीं होता ना। वो अब करते हैं आप उस पर। चलो वो ऐसे करेंगे ना, मैं आपको जजमेंट भी शेयर करूंगा ना, आप लोग भी पढ़ो, फिर इस पे बात करेंगे। क्योंकि ऐसे ही वो कहते हैं ना, बगैर पढ़े पानी में दाढ़ी वाली गल लगी है तो सर ये प्राइस बोर्ड का बता दें कि ये जो कैश का मार्जिन होता है इसको रिटर्न के लिए प्राइस बोर्ड में नहीं दिया जाता, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे रेज हुए थे कि हमने तो कोई प्राइस बोर्ड ना परचेज किया है ना सेल किया है, तो हमारी जो वैल्यू प्राइस बोर्ड में आ रही है जो रिटर्न के अंदर मेंशन नहीं। प्राइस बोर्ड आया कहाँ से? खरीदा नहीं। नहीं सर, ये एक दो वो ये मैं कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये चल रही है कि आपके पास सपोज कैश पड़ा हुआ है 50 लाख रुपया, हाँ। वो कहते हैं यार तुझे अपना करो 35 लाख का कैश और 15 लाख के प्राइस बंद बुक करो। प्राइस बोर्ड प्रा- हाँ, तो वो बुक कर दो। हाँ, वो कहते हैं बस ठीक है बुक करो। अब वो एक्चुअली तो गलत है, ब्लंडर है, क्योंकि आपके पास प्राइस बॉन्ड नहीं है। नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो शो क्यों किया उसको? नहीं, वो प्रैक्टिस है ना, वो एक कॉमन प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस ये है कि उस पर टैक्स दो फिर अब, है। क्योंकि असर तो है ही नहीं तुम्हारे पास। हाँ, ये जो कैश बुक कर रहे हैं वो है। ये अजीब सा ही मतलब कॉन्सेप्ट कैश है। वो तो फिर- बगैर ये तो ऐसा ही है, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ 50 लाख है तो 40 लाख की प्रॉपर्टी डाल दो। हाँ, अगर प्राइस बोर्ड डाल सकते हैं तो प्रॉपर्टी डाल दो। Actually नहीं है, फिर- ये क्या है?
गलत है, ब्लडर है। आप ये देखो ना, बगैर डॉक्यूमेंट की कुछ चीज कैसे डाल सकते हैं आप? आपके पास है ही नहीं। नहीं ये मैंने भी कहा, पूछा डॉक्टर था यार, चलो छोड़ो, पा रहे हो। वो- ये वो भाई आप बेटा लीगल का- बैकिंग, चलो ओके। लीगल बैकिंग, सर ये इसका वो जो ऐसे है जिन्होंने कहा ये अपने तो प्राइस बॉन्ड भाई बात ये है ना कि देखो अल्टीमेटली जब नोटिस इशू होगा तो देन यू वेदर यू हैव रीजनेबल रिप्लाई ऑफ दैट क्वेश्चन और नॉट। अगर आप काम करने के बाद सोचते हैं तो फिर आप बेवकूफ हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको ये प्लानिंग पहले करनी होती है कि भाई ये है कि नहीं है। वही प्राइस बॉन्ड दे देना थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। ये 2-3 सवाल रह गए हैं। अगर किसी ने जाना है तो बेशक चला जाए, उनको तो मैं करूंगा पूरा। थैंक यू। अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, और क्या सवाल आया है मेरे पास? ये सब लाइट्स पूरी ऑन कर दो, ये वाला बंद कर देते हैं। अच्छा ऑन कर, वही है वो बटन सारे नीचे कर, करो चलो पूरा हो गया। चलो एक मिनट, अब इनको ले लो, तुम तो हो ही इधर, आपके भी नॉलेज के लिए। अब जिसने वेट करना या सवाल है वो रुक जाए भाई, बाकी लोग जा सकते हैं। ले जी, सवाल है डॉलर का तो खैर हो गया। फिर आया इफ माई ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग रेंट टू माई ओनर, ये तो कर दिया मैंने, वाइफ वाला भी कर दिया। अच्छा ये रह गया सर, आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम की ड्यूरेशन डिटेल चाहिए। वो आपको मैं नंबर दे देता हूँ यार, उसमें बात कर लेना। वापस आ जाते हैं, वो उस पर बात कर लेना, आपको नंबर जो है ना मैं टाइप कर दूंगा। अच्छा आगे क्या जी, कौन है जी? वो कह रहे हैं एंड इफ पेमेंट ऑफ रेंट इज मेड बाय, वो हो गया, ये भी हो गया। वो कह रहे हैं सर आप, वो कर दिया मैंने, बता दिया। सर गाइड मी ए कार फाइनेंस्ड बाय कंपनी, हैंड ओवर टू मी 50 रेशो, have to pay back them 50%. Where should I declare this deduction which given from my salary? मुख्तियार अली साहब, बात ये हो रही है कि अगर आपकी सैलरी में से डिडक्शन हो रही है तो आप अब उसमें देखना पड़ेगा ना, ऑफिशियल यूज़ है, पर्सनल है या बोथ है। अगर तो वो आपसे कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं कि प्राइस के अगेंस्ट ले रहे हैं तो एडवांस अगेंस्ट परचेज और मोटर व्हीकल आप डाल देंगे, और जब अल्टीमेटली आपको गाड़ी मिलेगी तो जो आपने पैसा दिया होगा वो माइनस हो जाएगा और बाकी का आपकी सैलरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। फिर अगला सवाल वो कर रहे हैं, इफ ए पर्सन रिसीव TADA इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल अलाउंसेस लाइक कन्वेंस, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंसेस इन एक्सेस ऑफ सैलरी, विल इट बी पार्ट ऑफ योर सैलरी? देखें गुलफाम रियाज साहब, बात ये हो रही है कि अगर तो आपको ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए है तो वो टैक्सेबल होगा। अच्छा आगे कह रहे हैं जी, फहीम शकूर कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग सर्विस टैक्सेशन प्रैक्टिस एक्सप्लेन कर दीजिए। एडवर्टाइजिंग सर्विस देखें, आप जाके चेक करें, अगर टैक्स कटता है तो मेरा ख्याल है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 3% मेरा ख्याल है उसके अंदर रेट है, वरना जो भी इसका एप्लीकेबल रेट है तो मिनिमम टैक्स या नॉर्मल जो भी होगा इसमें वो आपको देना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा कि ये फाइनल में तो बड़े थोड़े से रह गए हैं। फिर कह रहे हैं जी, उमर मलक कह रहे हैं सर एक्सीडेंट, चले थैंक यू वेरी मच। अदनान शेख हा कर रहे हैं जी, चले। फहीम शकूर कह रहे हैं जी, हाउ सर्विस एजेंट टैक्सेशन प्रैक्टिस वर्क्स, सर्विस एजेंट टैक्सेशन प्रैक्टिस वर्क्स, सर्विस एजेंट। देखिए एजेंट को अगर आप कमीशन दे रहे हैं तो आपकी मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर है, अगर आपने टैक्स काटना है, वरना प्रॉफिट के ऊपर टैक्स को कैलकुलेट होना ही है, दोनों में से जो हायर होगा वो आप देंगे। उन्होंने ओके कर दिया जी। चले जी, अब आपका सवाल जी क्या है? सर सॉरी, ऐसे कौन सा ग्रुप आप कह रहे हैं ओपन? मेरे पास तो ये वाला टैक्सेस अपडेट्स प्लीज सर्च करें। व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप टैक्सेस अपडेट्स टाइप करें तो सामने आ जाएगा। नहीं सर, ओपन तो नहीं है। नहीं सर्च में डालें ना, सर्च में डालो। सर्च करेंगे तो टैक्सेस अपडेट्स का हमने ग्रुप बनाया हुआ ना व्हाट्सएप पे। एक मिनट ठहरो, आपको ऐड नहीं किया होगा नहीं सर। तो बैठो फिर जरा सवाल तो कर लेना। आपका कोई सर सवाल? ऐड है, हाँ ऐड है, ये ऐड है? देखें।
फिर भी नहीं, आप कह रहे थे ओपन किए हैं क्वेश्चंस, वो मैं पूछ रही हूँ कि नहीं, open- मैंने मैसेज कर दिया है कि मैंने पावर दे दी है, आप उसके अंदर सवाल कर सकती हैं, मैंने ये कहा। पहले मैंने अपने पास पावर रखी हुई थी ना, मैंने सब लोगों को कह दिया कि अगर आप उसमें चीज़ शेयर करना चाहते हैं कर नहीं सर, दें। मुझे मैं तो है हूँ इसमें, लेकिन मुझे तो वही नहीं मिला ये देखिए। वो पहले वो तो कल का किया हुआ है, तो कल भी नहीं मुझे मिला। ये कैसे हो सकता है? चलो फिर देखते हैं, अभी देख लेते हैं। सवाल करें जी। अगर सवाल 5% का रिफंडेबल निकल आता है जी जी, तो उसका क्या कैसे वो तो आप अगले साल जाके एडजस्टमेंट ले लेना ना। अगले साल जब रिटर्न एम्प्लॉई लेगा, एम्प्लॉयर नहीं करेगा, एम्प्लॉई कर। जो अगले साल रिटर्न आप फाइल करेंगे उसमें एडजस्टमेंट। हाँ जी, जो आपका अगर पेबल निकला था। हाँ जी, अगर हम कंपनी को कहें कि आप हमारा tax नहीं, वो नहीं हो करेगा। सकता। कंपनी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर कर सकती है जहाँ जहाँ उसको लो है, अदरवाइज वो आपको नहीं एडजस्ट करेगी। ठीक हो गया। हाँ जी, आपका कोई सवाल? जी अच्छा सर, 2-3 क्वेश्चन है। जी बिल्कुल करें जनाब, इसलिए तो बैठे हैं हम। नंबर एक तो ये है कि प्रॉपर्टीज मतलब बिजनेस को अपना साइड पे कर रहा है जी वो प्रॉपर्टी खरीदता है, जी घर बनाता है, जी खरीदता है। जी जी है पर्सनल नाम पे उस पे, जी। बिजनेस नाम पे नहीं है। जी रेगुलर है ना, तो साल में बिजनेस एक आध- साल में एक आध ट्रांजेक्शन होता तो फिर इसको रेगुलर में कन्वर्ट कर लेना उसको, है। ठीक है, बेहतर यही होगा, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर लें। क्योंकि देखिए अगर आप हर दफ़ा घर खरीदेंगे बेचेंगे तो फिर ये पर्सनल तो ना रहा। घर देखें, आप जाती घर रोज रोज खरीदते हैं। नहीं मैं- ठीक है, ओके, राइट। देखिए उसने सवाल करना है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये घर अच्छा जहां आप रहते हैं वो बेचा आपने? नहीं, नहीं बेचा ना, तो फिर ये क्या है? वो कहेगा आप बिजनेस इनकम को कैपिटल गेन में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझ आती बात आपको? फर्क है ना। ठीक है। वहां जो एसेट है प्रॉपर्टी, प्लॉट या इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सेल्फ वाली है, राइट, वो बिजनेस वाली नहीं है। फिर एक और बात है कि वो कहेगा जी आप टैक्स को अवॉइड करने के लिए आप जानबूझ के यहाँ पे आए हैं। राइट, ठीक है, ठीक है, अब वो दो चीजें देखेगा। अगर तो इधर टैक्स ज्यादा होता होगा वो कहेगा ठीक है रहने दो इसमें इधर, ठीक है, अगर उधर ज्यादा होता होगा तो वो आपको उधर लेके जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बात टैक्सेस की नहीं है, बात तो ये है कि रियल ट्रांजैक्शन जो होती है, इस पे भी जजमेंट्स आई हुई मैं देख रहा था। आप ट्रांजैक्शन की नेचर को खुद से चेंज करके उसकी सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो है उसने प्रिवेल करना। Right. मसलन इसमें एक एग्जांपल ये है, एक बंदा जो है वो एम्प्लॉई है, वो कहता है जी मुझे कमीशन एजेंट शो कर दो, मेरा 10% 12% काटो और उसको खत्म कर देते। जब फाइनल डिस्चार्ज था मैंने कहा भाई तुम तो एम्प्लॉई हो, तुम्हारा रिलेशन जब तक नहीं चेंज होगा तब तक तुम एम्प्लॉई की डेफिनेशन से बाहर नहीं आ सकते, तुम उधर ही रहोगे। एम्प्लॉई को कमीशन भी दें तो वो सैलरी के अंदर ही है, बोनस फी कमीशन सब कुछ शामिल है उसके अंदर। तो हमेशा ये चेक करें कि रियल ट्रांजैक्शन क्या है, उसके सब्सटेंस को चेंज करने की कोशिश मत करें। नंबर ऑफ जजमेंट्स अवेलेबल है जिसमें ये हेल्ड हुआ है कि जनाब आप करते क्या है, वो ट्रांजैक्शन को थ्रैश करते हैं, भैया काम क्या करते हैं, कैसे पैसा आया, क्यों आया, एग्रीमेंट दिखाओ, कब से कर रहे हो, बाकियों के साथ क्या है, एम्प्लॉयर क्या कहता है, तुम क्या कहते हो, डॉक्यूमेंट क्या कहता है। तब वो कहते हैं अच्छा भाई तुम्हारा जो रियल जो टैक्सेबिलिटी का सेक्शन है, चार्जेबिलिटी का, तो वो इसके अंदर आते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आगे। एक क्वेश्चन और है। जी जी बैरियर में भी प्रैक्टिस है ना अभी कि प्रॉपर्टी तो मैंने ये पावर डाल चुकी थी ठीक है। और जो 236 के या 236 सी पे हुआ हाँ वो जी। 10 लाख पे हुआ, ठीक है। वो पूछ रहे हैं जी अच्छा जी ट्रांसफर और ट्रांसफर दोनों बैठे होते हैं उनके सामने, ठीक है, और ये आपकी सेटलमेंट हो गई है, हो गई है तो नहीं ट्रांसफर है, वो हमारा फुल पेमेंट एग्रीमेंट नहीं चेक ट्रांजेक्शन कितने हुई है। देखिए पता क्या, मैं आपको ना हम क्या करें? मैंने ना अभी इस पे काफी लोग सवाल कर रहे हैं, एक और भी सवाल एक बंदे ने किया हुआ है, बाद में उसको मैं बताता हूँ। एफबीआर की वैल्यू है 50 लाख रुपए जी, और 10 लाख पे। और जी ठीक है, और डीसी रेट एंटर कर दिया उसने जिस पे रजिस्ट्री की है वो है 15 लाख रुपए, ओके ठीक है, ठीक है, जबकि अब आप एफबीआर के रेट से कम पे रजिस्ट्री कर ही नहीं सकते, बिल्कुल सही। करनी नहीं चाहिए थी आपको। ठीक है। डीसी रेट विच एवर इज हायर पे जाना है ना। बिल्कुल ठीक। ऐसी भी जगह है जहां डीसी रेट एफबीआर के रेट से ज्यादा था यस, तो जाना हायर पे था, ऑल्दो उन्होंने डीसी रेट डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरफ रिवाइज किए, डीसी नहीं एफबीआर के रेट। एक बात, अभी रिसेंटली मैं शेखुपुरे में केस एक मेरे पास आ गया था, काफी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ था, कोई कर रहा था नहीं, उसने फॉलो अप किया तो वो मेरे पास, उन्होंने कहा जी आप कर ले क्योंकि वो अब ज्यादा सख्त हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने प्रॉपर्टी एग्जाम्पल बना लेता हूँ, ये नहीं कि एग्जैक्ट है, उसने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, एफबीआर का रेट था 62 लाख 60 लाख रुपए,
और डीसी रेट था 40 लाख रुपए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एफबीआर के रेट पे टैक्सी दे दिए, एफबीआर के रेट पे रजिस्ट्री करा दी, ठीक है। और जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें करोड़ रुपया पूरा बुक कर दिया। मैंने कहा अच्छा देख लूँ, कुछ चक्कर तो नहीं अंदर हो जाएगा, कोई सेल परचेज का रोला तो नहीं है। एफबीआर को टू दिस एक्सटेंट जो वो अपनी वैल्यू देगा वो उसको ही फेयर मार्केट वैल्यू लेगा प्रॉपर्टी के लिए। ये इमूवल प्रॉपर्टी में उन्होंने छूट दी है कि आप जो एफबीआर की वैल्यू पे रजिस्ट्री करवाएंगे आपने उस पर हमें टैक्स दे देना। हमारा चैप्टर क्लोज है, लेकिन आपने आउटफ्लो पूरे 1 करोड़ का दिखाना है ताकि सोर्स पूछे थे पूरा है। ये 68 सेक्शन आप जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने जाना था। मैंने कहा अगर वो ये कहे कि जनाब आपने तो करोड़ पे देना था, तो मैंने कहा जी आपने फिर एफबीआर की वैल्यू 68 में डिफाइन क्यों की है? उसने उसको वहां से निकाल दिया। अब मेरे ज़हन में ये चल रहा था कि नहीं हायर पे होना चाहिए, लेकिन जब उसको गौर से पढ़ा हायर होगा फॉर पेमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, ये दोनों मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक, पेमेंट के लिए 1 करोड़ होगा, बिल्कुल ठीक है। एफबीआर का रेट टैक्सेस के लिए होगा। लेकिन एक तीसरा सवाल भी है, एफबीआर का चैप्टर हो गया क्लोज। परविंस को अगर ये कल को पता लग जाए कि आपकी प्राइस जो थी वो ज्यादा थी, तो वो आपसे ज्यादा वाली वैल्यू के ऊपर सीबीटी या जो भी चार्जेस है वो क्लेम करेगा। तो परविंस ने अगर कल को उनको पता लग जाता है इसका एग्रीमेंट टू सेल ज्यादा पे हुआ है, इसने रिपोर्टिंग ज्यादा पे की है और हमें ये कम दिखा रहा है, तो वहां का लॉ कहता है विच एवर इज हायर। वो आ जाएगा। तो मैंने कहा वो तुम्हारा परविंस के साथ मैटर है, मेरे साथ नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैंने फेडरल का तुम्हारा मसला हल करा दिया। फिर मैं गया उनको समझाया, बल्कि उसने 236 डब्ल्यू भी पे किया हुआ था। अच्छा ठीक है। वो ये हुआ कि उनको डाउट हो गया कि शायद एफबीआर के रेट से कम पे रजिस्ट्री हो गई है, यानी टैक्स पे हुआ है। उसने और पैसा डाल के ना मजीद, तो मैंने कहा देखो एक ये वैल्यू जिस पर टैक्स हुआ, उसने डिफरेंस पे भी उसको डाउट था कि 1-2 लाख का फर्क ना आ जाए, उस पे भी उसने आगे और पे करके तो आपका खाता पूरा कर दिया उसने। बिल्कुल ठीक है। भाई मुझे लगा कि 50 लाख का एफबीआर का रेट वो 55 लाख था, उसने 5 और डाल के 236 डब्ल्यू पे कर दिया, राइट। लेकिन आउटफ्लो पूरा 1 करोड़ का दिखाया था। ठीक ठीक। वो उधर ही है, बस ठीक। ये बात हो रही है। ये थोड़ा सा इसमें काफी मैंने भी ये था कि वो भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कि ना वो एफबीआर कह रही 236 के आप 1 करोड़ के ऊपर पे करें। नहीं। ठीक है। उसने अरे उसने ये तो बड़ा ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ है ठीक है। कि जहां पे अब इसको ना वो मिक्स कर देते फॉर देखें, अगर ऐसे ही था तो फिर एफबीआर रेट का फायदा क्या है? जी जी। मेरा आपसे सवाल ये है, वैसे भी जो मैंने कहा ये पूछेगा टैक्सेशन ऑफिसर, मैं पूछूंगा भाई फिर एफबीआर का जो रेट आपने दिया है इसका फायदा क्या हुआ? आप सीधे कहते फिर एग्रीमेंट टू सेल पे जाए। बिल्कुल ठीक है। फिर 68 में इमूवल प्रॉपर्टी में आपने मुख्तलिफ शहरों की इतनी मेहनत करके रेट्स जो निकाले हैं वो क्यों की थी? वो लिखा हुआ है उन्होंने कि फिलहाल देखें अल्टीमेटली जाना इन्होंने उधर ही है, जी जाना इन्होंने उसी वैल्यू पे जाना है। अब उन्होंने लॉ पास कर दी है ना, पेमेंट क्रॉस चेक में होनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो यही वो प्रॉफिट ज्यादा है, एफबीआर का रेट कम है, वो ये प्रॉब्लम आ रहा था कि ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बस ये अब इधर से ले लूं जी। वो कह रहे हैं सर एम्प्लॉय कैन कार वाला एक दफा रिपीट कर दे 50-50 रेशो वाला। जवेद साहब बात ये हो रही है, मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप गाड़ी की कीमत वापस कर रहे हैं तो आपकी जहरी फर्ज करें 10 लाख की गाड़ी आपने 5 लाख वापस कर दिया, जब आपको गाड़ी मिली उस वक्त वैल्यू थी 8 लाख रुपए, तो उस 8 लाख में से वो 5 लाख पिछला माइनस होगा और 3 लाख आपका बेनिफिट बन जाएगा। तो जितनी आप पेमेंट करते हैं वो माइनस हो जाएगी और अदरवाइज डिफरेंस जो होगा आपकी इनकम में ऐड होगा अगर ज्यादा हुआ तो। अगला सवाल है, ये शुड ए पर्सन अब्रॉड डिक्लेयर हिज इनकम फ्रॉम पाकिस्तान इन हिज रिटर्न? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो नॉन रेजिडेंट है उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम चूंकि टैक्सेबल होती है, तो अगर वो एग्जम्पशन नहीं है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर वकार खान कह रहे हैं जी सर प्लीज एक्सप्लेन करेक्टर ऑफ मिनिमम टैक्स इन बिजनेस इंडिविजुअल। ये पहले हमने डिटेल में शेयर किया, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं कि आपको मिनिमम टैक्स या नॉर्मल टैक्स विच एवर इज हायर जो होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएंगे मिनिमम टैक्स में अगर एप्लीकेबल है, और आप उसको कंपेयर करेंगे मिनिमम टैक्स के साथ, तो विच एवर इज जो हायर होगा वो आप पे करेंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा जो आपने मिनिमम टैक्स के ऊपर अर्न किया होगा। जी कोई और सवाल है तो आप कर सकते हैं, वरना फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। जी जनाब, ऑनलाइन में कोई सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं जी।
सर एक बात कहना चाहता हूँ जी जी कर ले। सर। वो कासिम अली शाह की बुक पढ़ रहा था, कामयाबी का पैगाम। जी तो उसमें सर उसने टीचर के बारे में उन्होंने एक बात लिखी थी। क्या? वो सर लिखते हैं कि अच्छा उस्ताद वो होता है जो माजी पास भुला देता है, प्रेजेंट में रखता है और फ्यूचर संवार देता है। अच्छा। तो सर जब मैंने ये जुमला पढ़ा तो मेरे नजर के सामने आपका चेहरा आ गया। तो आपके दिल से दुआ निकली या फिर मुझे बुरा भला कहा आपने? नहीं सर, बहुत दुआ निकलती है सर, बहुत दुआ निकलती है, निकलती है। ये सारा क्रेडिट ख्वाजा साहब ये सारा क्रेडिट ना अल्लाह को जाता है, बंदा कुछ भी नहीं होता। मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब फिल्म देखी थी ना, तो जितने भी काम उन्होंने किए एंड पे एक ही फिक्रा होता था। मुझे बड़ा पसंद आया कि ये जो कुछ भी है, देखें अगर वो अल्लाह मियाँ जिससे चाहे ना, जो चाहे जैसे चाहे वो काम करा सकता है। ये पावर उसके पास है, ये हमारे पास नहीं होती। ये सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का ही होता है। पर फर्क पता क्या है, हमें समझ लेट आती है। हम समझ रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, हम नहीं कर रहे होते, आपसे करवाया जा रहा होता है। ये याद रखिएगा, ये सारा क्रेडिट सिर्फ अल्लाह की ज़ात का ही है, बंदे का कुछ भी नहीं है। बंदा आज है कल है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारा क्रेडिट, ये आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, मेरा नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने हमारा रिलेशन बनाया, जिसने हमें इसको कैरी करने का तरीका बताया, जिसने हमें मौका दिया कि हम थोड़ा सा काम कर सके। ये सारी रहमत, सारा कुछ उसकी वजह से ही होता है, बंदे का कुछ भी नहीं होता। ये भी मुझे बड़े अच्छे तरीके से ये बात समझ आ गई हुई है, लेकिन वक्त लग गया। मैं आप खुद 51 साल का हो गया हूँ। वो कहते ना, ठुड्डे भी खाते ने, गाला भी खादियाँ ने, गल्ला भी सुनिया ने, चीटिंग भी हुई है, धोखे भी देखे हैं, फ्रॉड भी हुए हैं। सब कुछ देख के एंड पे बंदा एक ही जगह पे पहुंचा कि भाई ये सब कुछ जो कुछ आपको दिया गया था आपके अपने ही अमाल थे, लेकिन जितनी अच्छी चीज़ें थी वो अल्लाह की रहमत की वजह से आपको दी गई। और आज अगर वो अल्लाह आपसे वो चीज़ ले ले तो दुनिया में कौन बंदा है जो आपको देगा? कौन है जो आपको इज्जत लेके देगा? तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डे आपका वेलफेयर, आपका भला करने वाला, आपका मोहसिन, आपका दोस्त, वो एक ही होता है, अल्लाह होता है। और एक फिक्रा बड़ा अच्छा है, मैं करके आपको शेयर कर दूं। कहते हैं अगर इंसान को ये पता लग जाए ना कि दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, ये अगर पावर दे दी जाए तो शायद आप एक दूसरे को दफनाना भी बंद कर देंगे। तो जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा सही नहीं करता वो बंदे का कैसे करेगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। बेहतर यही है आप अल्लाह से लौ लगाएं, उसी से मांगे, उसी से मोहब्बत करें, उसी से ले, सब कुछ देगा वो आपको। और कभी जिताएगा भी नहीं, कभी नहीं कहेगा फलाने वक्त मैंने तुम्हें ये दिया था, तुम्हें औलाद दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मुसलमान पैदा किया, इतनी नेमतें दी, नजर नहीं आई तुम्हें? कुछ नहीं नजर आता तुम्हें? अंधे बहरे और क्या हो गए हो तुम्हें नजर नहीं कुछ आता? तो अल्लाह की बड़ी रहमत है, बड़ा शुक्र है उसका कि उसने ये काम करने की तौफीक दी। बहरहाल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अच्छे लफ्जों में याद किया जी। ये सवाल जी और भी 2-3 रह के मैं क्लोज कर रहा हूँ। जी जी करें राहत बात कर रहा हूँ सर मैं। कर लो राहत पहुंचाओ, करो बात। सर हाँ थैंक यू सर। सर एक सैलरीड पर्सन है, साथ में इंश्योरेंस का काम भी करता है पार्ट टाइम पे ना। एक मिनट रुक जाते हो, अजान हो जाए, 1 मिनट सिर्फ। जी सर 1 मिनट सिर्फ। जी श्योर सर, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा क्या सवाल था राहत? सर सैलरीड पर्सन है, साथ में लाइफ इंश्योरेंस का वो पार्ट टाइम काम कर रहा है। ठीक है। उधर से उसको कमीशन इनकम आ रही है। ठीक है।
जो भी उसको इनकम होती है वो उसके ऊपर टैक्स काट के फाइलर है तो 8% टैक्स काट के अंडर सेक्शन 233 उसको पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा 2020 में जब सर मैं उसकी फाइनल एफटीआर में जाके उसका कमीशन का जब टैक्स बुक करता हूँ तो वो ऊपर पॉपअप आ जाता है कि जी आप इसको बिजनेस इनकम में ऐड करें। हाँ देखो पता क्या दो तो चीजें हैं। ये पहले तो कमीशन इनकम अब एफटीआर नहीं है, नॉर्मल टैक्स रिजीम में है, स्वाय आपके पेट्रोल पंप्स के, ठीक है। ठीक हो गया। तो आपको कॉन्सेप्ट पहले ठीक करें, ये मिनिमम टैक्स रिजीम में जाएगा, इसका खर्चे माइनस करके सैलरी के अंदर ऐड करके इसको टैक्स लगेगा। ठीक हो गया। फिर आप इसका प्रोपोर्शनेट टैक्स निकालेंगे, उसको उसकी कमीशन वाले टैक्स से कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो हायर होगा वो बाहर आएगा और सैलरी वाले टैक्स के अंदर जाके जमा होके तो टोटल टैक्स बनेगा। अच्छा सर ये सैलरी वाले टैक्स में जाके होगा भाई नॉर्मल टैक्स रिजीम में है ना, अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम में दोनों को जमा करके टैक्स लगाया जाता है। मसलन आपकी सैलरी है 10 लाख, कमीशन है 5 लाख, 5 लाख के अगेंस्ट आपने 2 लाख के खर्चे किए, 3 लाख बच गया। सर अब 3 और 10 13 लाख पे टैक्स लगाओ। सर जब निकाल लोगे तो 13 लाख के टैक्स को 13 लाख से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 3 लाख कर दो, जो कमीशन आई है नेट, ठीक है। उसका हिस्सा बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। उस कमीशन के ऊपर प्रोपोर्शनेट टैक्स या जो कटा उसका 10%, विच एवर इज हायर। जी सर। चेक कर लेना कि 3% वाले में आता है या 8% 10% वाले में आता है, वो चेक कर लेना। मेरा ख्याल है 10 वाले में। सर जी जो कमीशन वाला होगा कटा होगा टैक्स उसको हम 8% अंडर सेक्शन 233 में जाके पुटअप करेंगे ना। वहाँ 233 में ऐसा ही है कमीशन एजेंट, वो देख लेना। उसमें ठीक हो 3 तरह के कमीशन एजेंट है, एडवर्टाइजिंग है एक, दूसरा है अल्टीमेटली 12% भी है, वो चेक कर लेना किस में फॉल करता है ये। जी राइट सर, थैंक यू सर। एक और मेरा क्वेश्चन है। जी करें एग्रीकल्चर इनकम 2020 में 4 लाख तक एग्जेम्प्ट है। जी एग्जेम्प्ट नहीं के दरमियान है, जो- 0% टैक्स है। कितना सर? 0% टैक्स है। एग्जेम्प्ट होने में और 0% होने में फर्क होता है। जी 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 ऐसे ये प्रोविंस का जो है उसकी मैं बात आगे कर रहा हूँ। चलो आगे। 4 से 8 के दरमियान अगर इनकम है तो उसको उन्होंने 1000 दिया हुआ है और इस तरह आगे अगला स्लैब रेट 2000 का है। वो तो ठीक 8 है, से अब ऊपर आपका तक सवाल 1000 क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम टैक्स इनका कैलकुलेट कर लेते हैं तो प्रोविंस में ये नेशनल बैंक में अंदर वो चालान 32 में जमा होगा या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ये जमा जी होगा? जी 32 में जाएगा, क्योंकि उनका चलान अलग है, उनको इधर नहीं जमा कराना है एफबीआर के पास आपसे। ठीक आपका 32 में जाएगा। हाँ जी, आपका कोई और सवाल है? 32 में सर जमा करके तो ये मैं अटैचमेंट में जाके ये 32 वाला चालान अटैच करके सबमिट कर दूं रिटर्न? इधर नहीं अटैच करना, उनको देना है प्रोविंस को, प्रोविंस को देना? फेडरल के साथ नहीं है। फेडरल जब कल को मांगेगा एविडेंस दो तो तब आप देंगे उसको। सर मेरा लास्ट प्लीज गाइड कर दें कि प्रोविंस में कहाँ जाके किस दफ्तर में लाहौर में जमा कराना है अगर पंजाब में? भाई लाहौर जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आएगा, पंजाब वाला पंजाब के पास है ना। अब ऑफिस का गूगल पे सर्च कर लो ना, पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का दफ्तर किधर है, तो पता लग जाएगा मसला क्या है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी ख्वाजा साहब आप बीच में आए थे, कुछ सवाल रह गया था। जी जी सर, क्वेश्चन मेरा ये कि अभी आजकल जिस तरह की हो रहा है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज की फाइल्स खरीद लेती जी, है जी। वो फिर आगे बेचते रहती है। जी, जी। तो सर अगर उसमें किसी को प्रॉफिट हो जाता है, गेन जी हो जी जाता है, बड़ा तो अच्छा उसका सवाल है क्या ख्वाजा होगा? साहब, इसका क्रेडिट आपको जाएगा। बड़े लोगों का आपने फायदा कर दिया ये सवाल करके। देखिए फाइल में दो चीजें हैं, अगर तो आपका नाम पीछे चेंज होता है, टाइटल चेंज होता है, टाइटल आपका था, टाइटल उसको गया, वो चेंज करते हैं, तो फिर तो आपका कैपिटल एसेट है, लैंड आप बेच रहे हैं या घर है, फिर तो 37 के अंदर कैपिटल गेन में चला जाएगा। और अगर आप ये सिर्फ राइट ही सिर्फ दे रहे हैं लेकिन पीछे से कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे होगा? मेरा ख्याल है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई है, पीछे से वो टाइटल भी चेंज करते हैं। जब वो चेंज होगा तो ऑटोमेटिक है कि ये कैपिटल गेन बन गया आपका। लेकिन सवाल ये है, ये रेगुलर बेस पे ना हो। अगर आप एज ए प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर और डेवलपर के तौर पे काम कर रहे हैं तो फिर ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस बनेगा, फिर कैपिटल गेन में नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक हाँ है जी। सर, ठीक है। और जी अब ऑनलाइन में एक दो सवाल है Thank you, जी, ऑनलाइन में एक दो सवाल है। वो कह रहे हैं सर आई हर्ड डैट इन सेकंड हैंड, कहते हैं सेकंड हैंड क्या, सेकंड हैंड कार एवरी वन पे न्यू कार टैक्स। नहीं, बात यह है कि बाजवा साहब, सवाल ये हो रहा है कि अगर आप
क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? और दैट सेकंड हैंड कार एवरीवन न्यू। कह रहे हैं कि अगर कोई मतलब कि देखिए नई गाड़ी लेंगे तो उसको उसके ऊपर तो टैक्सेस हैं 231B है शायद, या जो सेक्शन है रेलिवेंट है वो आप देंगे उनको, सीसी के हिसाब से टैक्स होता है। और अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जितनी सीसी है उस पर उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, और दोनों का क्रेडिट आपको मिल जाएगा बाद में। नंबर 1। नंबर 2, 10 साल पुरानी गाड़ी हो जाए तो फिर उस पर टोकन तो लगता है, लेकिन टैक्स जो है इनकम टैक्स माफ हो जाता है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब बाजवा साहब जवाब मिल गया तो ओके कर दें। अगला सवाल है जी, सर इफ ए पर्सन रिसीव्ड बयाना अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन फुल देन हाउ एंटर इन रिटर्न। देखें अगर आप नबी साहब बयाना पूरा रिसीव कर चुके हैं 100% है तो ये एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी होगा, जो कि लाइबिलिटी के तौर पर रहेगा जब तक कि प्रॉपर्टी उसको दे के वो रजिस्ट्री नहीं करवा लेते और आप पूरी पेमेंट में लिखते नहीं कि ये बयाना नहीं है, ये एग्रीमेंट टू सेल अब हो गया है, तब तक तो वो एडवांस रहेगा, वरना फिर आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि ये सेल हो गई है। टैक्स ऑन 0 मीटर कार टैक्स, ये आपको बता दिया जी, पैसे कहाँ से आए वो पूछेंगे, और 0 मीटर कार के ऊपर 231 भी है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, तो सीसी के हिसाब से वो टैक्स लेंगे, बाद में एडजस्टमेंट मिल जाएगी। देखिए एक अच्छा कमेंट आया, वो कह रहे हैं, राजा साहब कह रहे हैं, सर लोग इल्म के मामले में बुग्ज करते हैं, आप इसके बिल बरक्स है, आपके इल्म में बरकत दे। पर आमीन जी, राजा साहब नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे कह रहे जी, सर इंडिविजुअल एंड सैलरी पर्सन टैक्स रेट्स क्यों डिफरेंस है? सैलरी पर्सन लिमिट 6 लाख है और इंडिविजुअल 4 लाख है। बिल्कुल ऐसी है नवीद साहब, इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि वो सैलरी पर्सन को बेनिफिट ज्यादा देना चाह रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉन सैलरीड पर्सन के। अच्छा ओके हो गया। और आखिरी क्या जी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सोल्ड देन कैपिटल गेन विल अप्लाई। देखिए इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जब आप बेचते हैं तो जरा प्रिंसिपल याद रखिएगा कि जिस दिन आपको इनहेरिटेड में मिली थी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आप लेस करेंगे इनकम टैक्स पर्पज के लिए, कैपिटल गेन निकालने के लिए। मसलन 5 साल पहले आपको मिली थी प्रॉपर्टी, उस वक्त वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए, आज आप 4 करोड़ की बेचेंगे तो 4 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस होगा इनकम टैक्स पर्पज के लिए, और वेल्थ में से आपका जो गेन होगा वेल्थ स्टेटमेंट के लिए 4 करोड़ पूरा होगा और इनकम टैक्स के लिए 3 करोड़ निकलेगा। आगे के जी सवाल है, सर बैंकिंग प्रॉफिट पे जो एक्स्ट्रा 5% पे करना है ये कोई ट्रीटमेंट होगी, इसका सर्कुलर कोई है तो प्लीज शेयर कर दे। देखिए मुदस्सर अहमद साहब, बात ये है लोग ना लॉ पढ़ नहीं रहे। विद होल्डिंग टैक्स उन्होंने कहा है कि जो 150 या 151 में वो 10% होगा अगर 5 लाख तक का प्रॉफिट होगा, लेकिन 7B सेक्शन जो है वो ये कहता है कि जितना भी प्रॉफिट होगा 50 लाख रुपए तक, उसके अंदर पहला स्लैब ही 15% से शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का 5% या तो आपको पे करना है या एडजस्ट करना है। इसको आप पढ़ सकते हैं 151 में, और आप पढ़ेंगे 151 है पेयर के लिए और रेसिपिएंट के लिए 7B है, उसको जाके पढ़ लें तो आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। जी जनाब, हाँ जी, कोई और सवाल तो नहीं है, क्लोज करें फिर इसको। जी जी, ली थी 51 लाख रुपए की, फिर सब्सिक्वेंटली बेच ली 30 लाख रुपया क्रॉस चेक आया हुआ है। हाँ फुल पेमेंट एग्रीमेंट 47 लाख रुपए का है, 17 लाख कैश रिसीव हो, ठीक हो गया। 47 हम तो लास्ट जो है वो 4 लाख ही बुक करेंगे ना, बीमारी में होगी। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। जिसमें ये कोई नहीं कि आप ये फेक अपने डॉक्यूमेंट में होगा, अपने लॉस को कम करने के लिए अपने ऐसे कर दें। नहीं, अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुई 47 लाख पे है। देखिए कोविड और प्लस अदर फैक्टर्स की वजह से लोग पर कम पे भी बेच रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, ज्यादा भी हुई है कम भी हुई है, ये तो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन उस वक्त वैल्यू क्या प्रिवेल करती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। साबित आपको करना होगा कि ये जेन्युइन है और हमें इतना मार्केट में फेच नहीं हो रहा था, हमने ना लैदा लिए, ना थर्ड पार्टी वेरीफाई कर दी, ना एग्रीमेंट टू सेल है। ये बर्डन फिर डिपार्टमेंट पे जाएगा कि वो इसको साबित करे कि ये फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं हुआ है। आपने तो डॉक्यूमेंट दे दिया उसको, हाँ, उसे को जी इसको आप चैलेंज करके गलत साबित कर दे तो ठीक है, आपका काम नहीं है। लेकिन आज का आखिरी सवाल है, वो कह रहे, अच्छा जी, वो कह रहे जज़ाकल्लाह, चले थैंक यू वेरी मच। ले जी आज को फिर इधर ही हम क्लोज करते हैं। जी जी सवाल है एक, जी जी कर ले जी जी। सर ये जो एडवांस टैक्स है वो पिछले साल का इस साल एडजस्ट हो सकता है, अगर क्लेम नहीं किया तो हो सकता है? नहीं, एडवांस टैक्स कौन सा 147 का विद दी रिटर्न वाला, किसकी बात कर रहे हैं?
सर मैं बात करूँ ये मोबाइल बिल्स वगैरह पे जो एडवांस टैक्स दे देती हैं और क्लेम अगर किसी ने किया या प्रॉपर्टी पिछले साल नहीं, क्लेम नहीं किया तो पेमेंट तो उस साल भी हुई थी ना, इस साल में कैसे क्लेम होगा? जी जी, तो एडजस्ट नहीं हो सकता वो तो इसका, टैक्स मतलब ईयर, क्या वो सर, तो हाँ, आपको निकल गया। पीछे रिवाइज करनी पड़ेगी ना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा रिवाइज करिए, जी जी सर, पॉइंट वो जिस साल का टैक्स है, टैक्स ईयर उसी में क्लेम होगा ना जी। ठीक है सर, रिवाइज करिए। जी ठीक है सर, जी जी समझ- जी, थैंक वालेकुम यू सर। जी जनाब, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, सर, एक मिस question आपका तो हाँ जी क्वेश्चन है एक, आप लास्ट जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट करें जी सवाल। अच्छा सर, लीज पे गाड़ी ली है, सैलरीड इंडिविजुअल ने ना, जी, जी। उसकी डाउन पेमेंट वगैरह की है और जो किस्तें वगैरह पे की हैं, जी जी, तो अपने रिटर्न में वो क्या कहते हैं एज एन एसेट एंटर कर देगा टोटल प्राइस से, ऐसे ही है ना सर, जो टोटल प्राइस उस बैंक से तय हुई है? पर्सनल गाड़ी है, जी जी, पर्सनल गाड़ी है सर, लीज पे ली है, जी लीज पे ली है। तो देखिए दो ऑप्शन है आपके पास। वेल्थ के लिए तो आप फिर एसेट भी बुक कर लें और लाइबिलिटी भी बुक कर लें, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको सिंपल करना चाहते हैं तो लीज रेंटल बेशक बुक कर लें, काफी है। तो क्योंकि क्योंकि सर, क्योंकि preference एसेट इसके नाम नहीं है ना, एसेट इसके नाम नहीं है। नहीं तो आप बेहतर क्या सजेशन करते हैं? वो मैं- तो तरीका नहीं कि लायबिलिटी भी देखिए मैं सजेशन ये दूंगा कि इशू ये आ रहा है कि जब तक टाइटल आपके नाम नहीं होगा तो आप एसेट कैसे बुक करेंगे? आल्दो के स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म यूज करना, लेकिन वो कंपनी के लिए है, इंडिविजुअल पे तो स्टैंडर्ड भी अप्लाई नहीं ना होते। तो आप लीज रेंटल बुक कर दें बस, जो एक साल में पेमेंट की उसने जितनी बस बस वो बुक करके सिंपल रखें और उसको फारग कर दें, और जो उसकी उसने टैक्स वगैरह पे किया है गाड़ी पे, तो वो क्लेम कर लें, उसमें क्या मसला? ठीक हो, ठीक हो, वो तो आप क्लेम कर लेंगे। जो टैक्सेस आप पेड करते हैं वो आप ट्रांजेक्शन को कवर करके कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक हो, हाँ जी, thank you, sir। हाँ जी, और जी सर जी एक्सटेंशन का क्या आप कोशिश करें कि आप उम्मीद रखें कि नहीं होगी, और आप उसका लेटर जो होगा ना वो 8 तारीख की 12 बजे रात से पहले पहले आप पोर्टल पे उसको, वो कह रहे हैं जी फर्स्ट को हम 9th को ही करेंगे जो करेंगे, अच्छा सुना तो यही है। ठीक अब वो कर दे, प्रेशराइज हो, कुछ हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप कोशिश करें कि 30 डेज की एप्लीकेशन उसको ई पोर्टल पे सेट कर दें, क्योंकि लेटर आ गया कि जी इनको जो मांगे उसको टाइम दे दें, जी जैसे जैसे हाँ जी, कोविड प्लस अदर फैक्टर्स की वजह से। जी ठीक अब वो कर दे ना करें, देखिए ये चॉइस, ये मेरे पास पावर नहीं है, जी बिल्कुल ठीक। हम तो अंदाजे लगा रहे होते अच्छा जी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सवाल अब यह है कि अगर ना हुआ जी तो 9 को अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो ड्यू डेट के अंदर तो नहीं ना एप्लीकेशन गई, टैक्स बार की वो- जाती है। वो उधर से वो फिर कितनी, जो बुरा वक्त आता है फिर कोई भी नाल खड़ा नहीं ना होता। लिखने को क्या कहेंगे, मैं लिख दूंगा। सवाल ये है कि लीगल प्रोटेक्शन कहाँ से मुझे मिलेगी? लीगल प्रोटेक्शन के सर वो मैनुअल एप्लीकेशन हमारी चलेगी कि नहीं? लीगल प्रोटेक्शन के लिए ये जो आपको मैंने अभी बताया ना प्रॉपर्टी वाला, जी ये तो बड़े आराम से आपको मिल गया, बिल्कुल ठीक। मुझे हफ्ता खपना पड़ गया था, मैं उससे बात करूं उससे बात करूं, मुझे जवाब ही कोई ना आए। मैं कहा यार मैंने नहीं किसी से पूछना, दिखाओ यार इधर रखो इसको। पूरे सब सेक्शंस को थ्रैश किया, एग्जाम्पल बनाई, उसको मैंने सेट किया, मैंने कहा यार मुझे समझ आ गया। अब इसने जो किया है ना कि दोनों पर्पज डिफरेंट है, समझ आ रही है? रिपोर्टिंग पर्पज के लिए एक्चुअल वैल्यू है बिल्कुल ठीक। और उसके लिए वो है। टैक्स के लिए ये जब तक आप पूरे सब सेक्शन पढ़ेंगे नहीं ना 68 के, वो समझ नहीं आता। वो बड़ी घुमन के अंदर डाली हुई है उसने, वो उधर 111 के लिए ये होगा, फलाने के लिए ये होगा, उसको ड्राइव करना पड़ता है अंदर से भाई कि ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि आपने तो काम की बात सुननी है। बिल्कुल। अच्छा यार अब करना क्या है? बिजनेसमैन ये नहीं सोचता, वो कहता जी कानून पढ़ा हुआ है, आप पढ़े, बड़ा अच्छा है, बड़ी खूबसूरत किताब है, बड़ी अच्छी राइटिंग है, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है, मुझे मत बताना, मुझे सिर्फ काम की बात बताओ। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक पॉइंट और सुनिए आप। जी अच्छी बात है, लाए। एक सर ग्राफिक डिजाइनर अगर आप 133 के अंदर पढ़ना सेकंड शेड्यूल में जाकर एग्जीक्यूशन जो सॉफ्टवेयर जी जी वो सॉफ्टवेयर वेब डिजाइनिंग वाले हैं। एक है ग्राफिक डिजाइन। हाँ मेरा जो क्लाइंट है वो इंजीनियर है, हाँ। उसको में सर्विस देता हूं। अच्छा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ना ड्राइंग ब्लॉक भी करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा। वो AutoCAD है, ये है ग्राफिक डिजाइन, अच्छा वो है डिजाइनिंग। ठीक है वो AutoCAD की जो भी ड्राइंग्स बनती हैं वो उनको बिठाता है और उनके ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करते हैं। ठीक है। तो हम 133 में फॉलो कर देंगे। तो फिर आप देखें उसके अंदर जो स्पेसिफाइड है उसमें आप कवर होते हैं। वेब डिजाइन और सॉरी ग्राफिक डिजाइन और ये है डिजाइनिंग बेसिक ड्राइंग बनाएंगे। तो फिर आप ऐसे करो कि ये जो इंजीनियर हैं इनसे पूछो कि इन दोनों में फर्क क्या होता है।
क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर नहीं आएंगे आप। ग्राफिक डिजाइन नहीं है जो ये देखें, artifact जो है। एग्जाम्पशन में लॉ फेवर हमेशा डिपार्टमेंट को करता है, Okay. जो उसमें कवर्ड है जिस हम अगर- एक्शन तक का। अच्छा, अगर उसने लिखा ना इंक्लूड्स है, फिर बात और है। इंक्लूड है नहीं, दूसरी लाइन लिखी ना, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज इंक्लूड्स। हाँ, AutoCAD का नहीं, वर्ड नहीं है, वेब ग्राफिक क्या है, तो Graphic किसी design है या तो AutoCAD तो design दो उससे पूछो क्या ये दोनों इसके अंदर मर्ज हो सकते हैं, ये आ सकता है इसके अंदर। है? ग्राफिक डिजाइन और AutoCAD डिजाइन क्या ये हम इसको सिमिलर फुटिंग पे ला सकते हैं इसका। एक वर्ड भी है मॉनिटरिंग, और दोनों में फर्क भी लाजमी पूछना कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। जैसे अकाउंटिंग सर्विसेज भी कवर्ड है, ये मैं आपको बताता चलूं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप अकाउंटिंग सर्विसेज देंगे जी तो ये आईटी इनेबल्ड सर्विसेज कैसे हो गई, समझ आती बात। बिल्कुल ठीक है, राइट राइट, आप यहाँ बुक की कीपिंग करके उसको वहां भेज रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। काम तो इधर किया था आपने, हाँ जी। तो उसकी जो वर्डिंग है उसको देखना बहुत जरूरी है कि कहीं लेकिन अनड्यू आप उसको- कहीं अनड्यू बेनिफिट ना आप ले हम जाए। कवर करने की कोशिश कर रहे जी हैं। कवर जरूर करें, पर अच्छा, पर जबरदस्ती नहीं। रिमोट मॉनिटरिंग का वर्ड भी यूज हो रहा है। हाँ जी, आया हुआ है ये उसमें। हाँ, ये AutoCAD डिजाइन, AutoCAD उसके इंजीनियरिंग का नक्शा बना नहीं, मॉनिटरिंग तो कवर हो गया ना, रिमोट हाँ जी। आप कर रहे हैं, रिमोट से बैठ के सब कर रहे हाँ हैं। लेकिन आगे जो क्लास उसकी है जिसको वो कवर कर रहा है, हाँ जी। किसकी नहीं, मॉनिटरिंग। नहीं नहीं, वो जो बिल्डिंग बन रही है, जो उसने नक्शा यहाँ से भिजवाया था, हाँ। उसकी मॉनिटरिंग यहाँ से बैठे कर। मान लिया मैंने, मैं पूछ ये रहा हूँ, ये जो रिमोट मॉनिटरिंग है ये उन्हीं सर्विसेज की है ना जो नीचे लिखे हुए हैं। मॉनिटरिंग किसकी। ये नहीं, सेपरेट है सर, जैसे अकाउंटिंग सर्विसेज सेपरेट है। हाँ, रिमोट मॉनिटरिंग अकाउंटिंग सर्विसेज ग्राफिक डिजाइन। तो अब दो चीजें मुख्तलिफ हो गई। हाँ। एक जो आपने बना के भेजा वो अलग हो गया, हाँ जी। और जो आपने मॉनिटर किया वो कवर्ड हो गया। Yes, अब remote- सिर्फ उसको कवर कर ले जो ऑटो कैड वाला आप कह रहे हैं। नहीं, जो AutoCAD का दो वर्ड ही नहीं है। दो तरह की पेमेंट होगी ना, हाँ जी। एक वो जो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो कवर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो जो आप नीचे वाली दे रहे हैं उसका क्या बनेगा, उसको कवर कराएं। हाँ, वो एक हो गया ना आपका। हम सिर्फ कहते हैं हम रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं यहाँ से बैठ के, इंजीनियर है। तो वो पूछेगा ना आपसे क्या मॉनिटरिंग करते हो, ਇੱਥੇ की अखा खोल के बैठे होंगे, की कर रहे होंगे, नक्शा बना के देते हो ना आप उसको। नक्शा उन्होंने खुद बनाया हुआ है, अच्छा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ से करवा रहे हैं। बस 133 को स्ट्रिक्टली पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हो ना तो सीधा टैक्स पड़ता है जी बिल्कुल ऐसे वो। अच्छा, एक और भी चीज है, क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कवर्ड है। 133 के अंदर तो कवर्ड है। कवर्ड, अच्छा ना हुआ तो फिर क्या होगा, 1% टैक्स होगा। एक्सपोर्ट सब्सिडी, हाँ जी, वो सब चेक करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट 154 में कवर्ड अगर वो जाता कि नहीं जी आप उसमें आते हैं, फिर क्या होगा। तो वहाँ पे 1% है, तो 1% तो दिया नहीं आपने, तो वो दे भी देगा तो क्या मसला बनेगा। यही बात कर रहा हूँ। और अगर वो ना गया उसके अंदर, NTR के अंदर चला गया, ठीक है। नहीं सर्विसेज देखें सर, AutoCAD मैं डिजाइन बना के भिजवा रहा हूँ, सऊदी अरब से पेमेंट भी आती है। देखिए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी कवर्ड है, बिल्कुल ऐसे। अकाउंटिंग सर्विसेज भी कवर्ड है, इंश्योरेंस मॉनिटरी भी क्लेम- कवर्ड है, इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, हाँ जी। ठीक है। ये जो उन्होंने स्पेसिफाई किए, आप उसके स्पेसिफाइड वर्ड के अंदर पहले आए, बस सर रिमोट मॉनिटरिंग। फिर मसला हल हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके अंदर अच्छा, इन केस एक्सपोर्ट के अंदर मुझे नहीं पता 154 में ये सर्विसेज कवर्ड है, सर्विसेज एक्सपोर्ट में पड़ेंगे। नहीं, वो तो वैसे ही एग्जेम्प्ट कर दी ना उसने इधर से, लेकिन अब ये तो exempt है, इन केस उधर तो गुड्स का जिक्र है, सर्विसेज का तो जिक्र नहीं है। नहीं। अगर आप सर्विसेज वहां जाके रेंडर करते हैं, ये भी एक सवाल है आपको। मैं एक दो और दे देता हूँ, जी। अच्छा किया आपने छेड़ दिया इसको। आप एक बंदा है वहां जाके टेक्निकल सर्विसेज देता है, विजिट्स करता है ये बंदा। मेरा आ गया ना एक केस, ठीक है। बंदा बल्कि खातून थी, ठीक है, वो मेरे क्लाइंट की बेटी है, तो वहां जाके उन्होंने सर्विस दी और फिर वापस आ गई, ठीक है वो रेजिडेंट। राइट। उन्होंने कहा जी अब पैसों का क्या करना है। जी, मैंने कहा अच्छा मुझे कुछ देख लेने दें, वो उसको नॉर्मल लॉ में ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कवर, ये काम क्या करती हैं जी, ये जी प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी देती है। बिल्कुल ठीक मैं कहा, अच्छा। अब मैं उसको IT इनेबल सर्विसेज में ढूंढूं तो वो मुझे ना मिले उसके अंदर, क्योंकि वो नहीं आ रहा था उसके अंदर। तो और जो वहां जाके देखा उस पर सेकंड शेड्यूल का क्लॉज भी है कि उस पर 50% जो नॉर्मल रेट होगा वो आप पे करेंगे, लगेगा आएगा नॉर्मल के है। अंदर। ये इसकी क्लास का रेफरेंस वो था 3A था मेरा हाल है, सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 है या पार्ट 3 है, राइट, ठीक। पार्ट 3 है मेरा ख्याल। तो उसने कहा जी जो सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड पाकिस्तान होंगे तो उसके ऊपर 50% रेट लगेगा, जो नॉर्मल टैक्स का रेट होगा, विद होल्डिंग की बात हो। बिल्कुल ठीक। तो वो नॉर्मल में ले गया। ठीक। मैंने कहा यार इसको तो बड़ा टैक्स लग जाएगा, ये तो कुछ दूसरों को एग्जेम्पशन मिल रही है, ये टैक्स पे कर रहे हैं।
खैर हम फिर देखा तो 131 क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का। अगर आप टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड पाकिस्तान देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट आपका है तो वो एग्जेप्ट फ्रॉम टैक्स है। अब आपको आना टेक्निकल सर्विसेज के अंदर है बिल्कुल ठीक है सर, ये बेसिकली है भी टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विसेज बेसिकली, तो वो उधर से एग्जेप्ट हो जाएगा फिर। ये आपका जो आपके एचबीएससी है ना, हीटिंग वेंटिलेशन, अगर 133 में ना आया तो 131 में आ जाएगा। बस उसको देखें, 131 को भी देख लें ताकि उसकी चीजें जहां देखें हम कोई गलत मशवरा नहीं दे रहे होते, जो बनता है वो देना है आपको, सिंपल इज दिस। बिल्कुल ठीक। और ये पाकिस्तान से बाहर रियाल, जी जी ऐसा ही है। अच्छा अब जी सर एनी टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल फॉर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के ऊपर जी ये देख लेते हैं कि आप, क्योंकि उसको थ्रेश करना पड़ेगा, इस तरह तो कहना मुश्किल हो जाएगा। फिर कौन है जी, घर से फोन आ गया, एक मिनट सुन लो। हेलो वालेकुम सलाम, अमान क्लोज हो रहा है, अभी लेक्चर क्लोज होता है, मैं निकलने लगा हूँ फिर, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी वो पूछ रहे हैं, 2-3 ले लें जी आखिरी क्लोज करते। तो कहते हैं जी सर हाउ आई कैन लिंक टू योर ऑनलाइन जस्ट लाइक अदर। आप इसको लाइक कर दें जी इसमें पेज को, तो इसके अंदर आप आ जाएंगे। फिर कहते हैं माई आर्टिकल्स वर इन ऑडिट, वुड इट बी डिफिकल्ट टू लर्न टैक्स नाउ। अदनान शेख साहब मेहनत करेंगे, ऑडिट भी तो बगैर मेहनत के नहीं ना आपको मिली थी, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं जी सर 2018 का विद होल्डिंग टैक्स का क्लेम किया जा सकता है। देखिए आपको 2018 का क्रेडिट 2018 की रिटर्न में ही करना है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपका क्लेम ही नहीं है तो कैसे आएगा वो। उसके लिए फिर आपको ज़ाहिर बात है इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। ले जनाब आपका कोई क्वेश्चन, फाइनल अपॉर्चुनिटी है। एक और जी सर 2019 में 236 के 96 या 236 था। अच्छा कोई एक सेक्शन हाँ, रिटर्न में परचेज ऑफ प्रॉपर्टी परचेज है या सेल है, 96 के परचेज मेरा है ना, सी सेल है और के परचेज है, ऐसे करके। हाँ जी हमने उसको 2,06,000 का टैक्स 2006 में 19 में भर दिया। अच्छा उसको क्लेम नहीं किया हुआ। अच्छा क्लेम नहीं किया हुआ, हम रिटर्न रिवाइज करके उसको क्लेम तो कर लेते हैं। बिल्कुल कर ले। आप बेसिकली एडमिटेड टैक्स 2,06,000 पे किया हुआ है 2019 में, वो तो एडमिटेड लायबिलिटी कम पे एक रेशियो निकालेगा 96 2019 को रिवाइज कर। नहीं लायबिलिटी तो उतनी रहेगी, नहीं लायबिलिटी उतनी रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपका रिफंड आ जाएगा। अल्टीमेट नहीं, आप बिल्कुल ठीक है ना। बात आपने लायबिलिटी रिड्यूस नहीं की, आपने क्रेडिट को बढ़ा दिया, क्रेडिट बढ़ा दिया, तो उससे लायबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो तो उधर ही है। वो रिफंड में एक अब यहाँ बड़ा अच्छा वर्ड है, अच्छा नहीं यहाँ बड़ा अच्छा, यहाँ 2 चीजें अलग अलग है। जी जी एक होता है टैक्स चार्जेबल, हाँ जी एक होता है टैक्स पेएबल। जी ठीक है, आपका टैक्स चार्जेबल उधर ही है, पेएबल कम है, पेएबल आपका अल्टीमेटली जो है माइनस करके वो कम हुआ है, तो उसकी बात नहीं वो कर रहा। आपने इनकम नहीं रिड्यूस की, आपने लायबिलिटी नहीं कम की, आपने जो पेएबल था उसका क्रेडिट जब वो लिया आपको, ये बात हो रही है। ये बड़ी आसानी से आप विन कर जाएंगे और उनको देना भी चाहिए क्योंकि पेड हुआ है। आपका लिजिटिमेट राइट है कि मेरे टैक्स का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, जबकि सीपीआर और उसका प्रूफ आपके पास अवेलेबल है। और आउटफ्लो देख लेना, कैश नेगेटिव ना हो जाए, पैसे तो थे आपके पास, बस ठीक है, क्लियर है, ये इसमें कोई इशू नहीं है। तो चार्जेबल को पेएबल से मिक्स नहीं करना, ठीक है ना। लायबिलिटी आपने उतनी निकाली हुई है, उसने ये कहा है कि इनकम कम नहीं होगी, लॉस ज्यादा नहीं होगा। जब इनकम कम नहीं होगी तो लायबिलिटी वही निकलेगी, आपने उसको नहीं छेड़ा। अच्छा सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कोविड के दरमियान में प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, कोविड के दरमियान में लोगों ने पैसे छुड़वाए हैं जी जी, अब हम रेंट कम ऑफर कर दें, जारी देखें अगर वाकई हुआ है तो अब कम उतना ही दें जितना लिमिट आती है, तो कैश में है बेसिकली, अब उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं देखें, अगर तो उसने वाकई नहीं दिए और उसने उससे खाली करवा लिया है, नहीं खाली नहीं या कम किया है, बेसिकली लोगों ने क्या किया, लोगों ने ना अकोमोडेट किया अपने टेनर्स, नहीं वो तो डेफर किया था ना, पैसा तो पूरा लिया ना। देखिए आपकी रेंटल थी, आपने रेंट देना था 30,000 रुपया, हाँ। वो कहता है मैंने को 15,000 मेरे पानी से दी, मैं 15 को नहीं देता, तो बस फिर उस पीरियड में आप कम कर दें, क्योंकि इसमें अनफोर्सीन कंटीजेंसी की वजह से हमें ये वाकई हमने कम लिया और हुआ भी है, बिजनेस लॉसेस हुए हैं जी, ग्रॉस लॉस आ गए हैं लोगों के। ले जी 2 सवाल आखिरी करते करते यहाँ तक हम आ गए हैं। सर इफ 1 पर्सन वर्किंग अब्रॉड एंड हिज सैलरी इनकम
सैलरी कम्स इन पाकिस्तान अकाउंट, इज देयर एनी टैक्स और एग्जेम्प्ट? अगर पाकिस्तान पर्सन वर्किंग अब्रॉड है एंड हिज सैलरी कम्स इन पाकिस्तान अकाउंट, इज देयर एनी टैक्स और एग्जेम्प्ट? देखिए बात यह है, अगर बंदा नॉन रेजिडेंट है और उसने वहाँ बाहर काम किया है, ठीक है, अब आप पहले ये चेक करें कि सैलरी ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है या वो खुद कर रहा है। तो नॉन रेजिडेंट की जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होती, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसरार साहब इसके बगैर नहीं वो बात आपकी मानेंगे। दूसरा है, हाउ मच अकाउंटिंग बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड फॉर टैक्स लॉयर? बाजवा साहब जितना आप मेहनत करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, आप कर ले तो, लेकिन आज शुरू करेंगे कहीं ना कहीं ख़त्म भी होगा। अगला कह रहे हैं सर लाइव सेशन का पूछा है, लाइव सेशन ही कर रहे हैं जनाब, अब जब नेक्स्ट होगा तो इंशाल्लाह ताला आपके पास लिंक उसका आ जाएगा। अब ये 1 घंटा 55 मिनट हो गए हैं, तो लास्ट मैं 5 मिनट दे देता हूँ, 2 घंटे पूरे कर लेते हैं। तो 2 घंटे का सेशन आपके पास चला गया है, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा और आइंदा भी फ़ायदा होगा। अब लास्ट 5 मिनट्स हैं जी, क्लोजिंग है, अगर किसी ने कोई सवाल करना हो तो वो मेरे साथ कर सकता है, वरना इसको हम क्लोज कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्लोज है जी। ऑनलाइन में कोई सवाल है तो वो कर ले जनाब, वरना मैं बंद कर रहा हूँ जी। चले ओके सर, चले थैंक यू सर, चले आज के लिए इतना जी। अब इजाज़त दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।